कल हमने क्या बोलते हैं थोड़ी से हम आज तो यूटिलिटीज देख लेंगे, और यूटिलिटीज के अंदर हम एक्सेप्शंस थोड़ी सी बना लेंगे ना अपनी ना। एक तो एचटीटीपी पे एक्सेप्शन होती है, और कुछ थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी जल्दी करके ना काम कर लेंगे बस ना। अच्छा, उसके बाद कंट्रोलर्स हमने क्या बोलते हैं कल थोड़े से बल कंट्रोलर्स तो कल बनाए नहीं है ना, तो अब ऑथेंटिकेशन का हमने काम स्टार्ट करना है। तो ऑथेंटिकेशन में क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ये जो मैंने तीन कंट्रोलर्स जो बनाए हैं, एक यूजर कंट्रोलर्स और एक ऑथेंटिकेशन का कंट्रोलर्स और एक एडमिन कंट्रोलर्स। एक और होना चाहिए क्विज का कंट्रोलर्स, जाहिर सी बात है वो मैं कहाँ ऐड करूंगा। जो जैसे क्विज के जितने भी कंट्रोलर्स होंगे ना, ऐड क्विज करना है तो उसकी सारी फंक्शनैलिटी या क्या बोलते हैं जो भी क्विज से रिलेटेड जितना भी होगा, तो वो मैं इधर लिखूंगा, कंट्रोलर्स डॉट पी वाई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब अभी तो ऑथेंटिकेशन का काम है। ऑथेंटिकेशन में हमने क्या क्या कराना है, सबसे पहले तो ये कि जो चीज़ें मुझे इंपोर्ट करानी है इंस्टॉल करानी है ना, वो हम कर लेते हैं सबसे पहले ना। एक तो हमें ऑथेंटिकेशन में अगर मैं बात करूं, तो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो यूज़र को वेरीफाई कराना है, वो मैं यूज़र के कंट्रोलर में लिख दूंगा। यूज़र वेरिफिकेशन का जो भी काम होगा ना, वो मैं यूज़र के कंट्रोलर्स में लिखूंगा। एक मिनट रुका। ठीक है। उसके बाद जो ऑथेंटिकेशन का जो काम होगा ना, वो बेसिकली हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन के कंट्रोलर्स में हम लिखेंगे एक तो यूजर का पासवर्ड वेरीफाई करना है, ठीक है, और पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम बीक्रिप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। और क्या क्या चीजें करनी है, और मुझे जाहिर सी बात है जेडब्ल्यूटी यूज करना पड़ेगा। जेडब्ल्यूटी के लिए मुझे क्या क्या यूज करना है, जेडब्ल्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो इनकोड कराना है, ठीक है। जो भी उसका टोकन वोकन जनरेट कराना है, एक्सेस टोकन, तो वो ऑथेंटिकेशन का जितना भी काम होगा ना, वो मैं करूंगा। तो अभी मैं कंट्रोलर ऐसी बना रहा हूँ जो हमें काम कराना है ना, टू डू के टाइप का ना, कि मुझे इधर ये काम कराना है, इधर मुझे ये काम कराना है। तो डेव करके बाकी कराने के टाइम ना हम देख लेंगे। सबसे पहले तो मुझे क्या कराना है, एक तो ये कि एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन जनरेट कराना है। तो मैं इधर नाम ले लेता हूँ जनरेट एक्सेस टोकन। अब नाम आपको भले से जितना बड़ा हो जाए, लेकिन क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल नाम होना चाहिए ना। ठीक है। एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन अभी के लिए मैं इसको ये कर देता हूँ, ताकि अभी मुझे जब काम करना होगा मैं कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जनरेट करूंगा एक्सेस टोकन, और यहाँ पे मैं जो जनरेट करूंगा वो करूंगा क्या बोलते हैं, रिफ्रेश टोकन। ठीक है। रिफ्रेश टोकन के बारे में हमने सही से पढ़ चुके हैं, क्या क्या करता है ये। अगर किसी को मसला है तो वो क्या बोलते हैं वीडियो जाके देख सकता है। ठीक है। रिफ्रेश टोकन और क्या कराऊंगा मैं, जाहिर सी बात है वेरिफिकेशन का काम होगा, पासवर्ड को वेरीफाई कराने वाला काम होगा। तो यानी कि पासवर्ड को वेरीफाई का मतलब, हम मैं देखूंगा जब मैं करूंगा ना वेरीफाई पासवर्ड, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या वेरीफाई पासवर्ड का क्या कहने का मतलब क्या है मेरे ना। वेरीफाई पासवर्ड अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि अगर आप क्या बोलते हैं कैमिल केस में कर रहे हैं ना सारा काम, तो आप वैसे ही काम करें सारे ना। ठीक है। वरना क्या बोलते हैं, अगर अंडरस्कोर लगा के कर रहे हैं तो फिर पूरी फाइल में जितने भी फंक्शन है ना, सबको ऐसे ही यूज करें ना। खैर मर्जी है, काम तो जैसे चाहे कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया, वेरीफाई पासवर्ड का हो जाएगा। अच्छा, और जो इसके बाद जो हम बनाना चाहेंगे, एक और होगा टोकन सर्विस का ना। टोकन सर्विस क्या करेगा वो हम देखते हैं ना अभी। ठीक है। अच्छा, टोकन सर्विस का हो गया। अब देखें, ये तीन हमारे चार जो मेथड्स होंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, हमें याद आया जब हम क्या बोलते हैं लॉजिक्स लिख रहे होंगे, कंट्रोलर्स लिख रहे होंगे ना, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी किसी फंक्शनैलिटी की ऑथेंटिकेशन की बेस पे ना, तो हम इधर आके ना कंट्रोलर्स के अंदर लिख लेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। जब ज़रूरत पड़ेगी जब देख लेंगे, ठीक है। अभी ये काम कराना है ना, जनरेट एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, वेरीफाई पासवर्ड। अब क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है इनको इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा ना। रिफ्रेश टोकन अगर जनरेट कराना है तो जेडब्ल्यूटी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जेडब्ल्यूटी के लिए हमें क्या बोलते हैं, पाइथन जॉस करके एक लाइब्रेरी है, उसको इंस्टॉल कर देते हैं ना। तो पोइट्री ऐड, और वो है क्रिप्टोग्राफी करके है, देख ले। पाइथन जॉस और क्या बोलते हैं, क्या नाम है, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, देख लेंगे, अगर कोई मसला है ना तो इसको अपडेट कर देंगे। पाइथन जॉस क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। और एक और करनी है अपडेट, वो क्या बोलते हैं पासलिप पे ना, पासलिप को भी अपडेट करना है। पासलिप बेसिकली क्या करती है, पाइथन जॉस बेसिकली है ना जावा, जेडब्ल्यू टी ने एक लेयर है जो पाइथन के ऊपर है ना, जो पाइथन की बेस पे हमें जेडब्ल्यू टी का कोड करके जेडब्ल्यू टी के टोकन्स को जनरेट करने के ना एक तरीके से पावर दे देती है। ठीक है। पाइथन जॉस ना, जॉस के थ्रू हम जेडब्ल्यू टी से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जेडब्ल्यू टी की जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो हम कर सकते हैं पाइथन जॉस के थ्रू ना, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ऐड कर लिया। अब आके चेक कर लेता हूँ कि पाइथन जॉस मेरे पास आ गई। तो इधर आए टॉमिल में आके, और इधर सीधा सीधा आके
आ गया पाइथन जॉस और एक्स्ट्रास के अंदर क्रिप्टोग्राफी का मॉडल एक, ठीक है। अच्छा, एक है पासलिब होती है। पासलिब लाइब्रेरी बेसिकली किस लिए काम आती है? पासलिब लाइब्रेरी हमारे लिए क्या बोलते हैं, पासवर्ड को ना हैश में कन्वर्ट करने के लिए ना, वही बिग के ऊपर एक लेयर है पासलिब की ना, जो हमें पाइथन की बेस में ना कोड करके और bcrypt की पावर देती है, ठीक है। तो bcrypt कुछ नहीं है, पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करने के लिए ना, क्योंकि हमें डेटाबेस में हैश पासवर्ड रखना पड़ता है, ताकि भले से वो एडमिन हो या कोई भी डेटाबेस, जिसको भी डेटाबेस का एक्सेस हो सके ना, अब जाहिर सी बात है डेवलपर होगा ना जिसको डेटाबेस का एक्सेस होगा, अब वो एडमिन भी हो ना, लेकिन वो अब पासवर्ड को पढ़ नहीं सकता, ठीक है। अब उस पढ़ा तो सकते हैं हम कोड करके, हम पासवर्ड को जनरेट करने से पहले कर तो जाहिर सी बात है जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस के अंदर जितनी भी चीजें ऐड होंगी ना, वो बेसिकली हमारी क्या बोलते हैं हैश की सूरत में हो जाएंगी। पासवर्ड जो हमारा ऐड होगा वो हैश के सूरत में हो जाएगा। तो इसका नाम है पास लिप, ठीक है। और इसके अंदर एक वो होता है कि जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, बीक्रिप्ट। बीक्रिप्ट ठीक लेगा शायद, मैं फिर भी देख, बल्कि ठीक है, पास लिप बीक्रिप्ट, ठीक है। हाँ ये भी ठीक है। तो इधर आके टॉमिल के अंदर चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा पासलिप बी क्रिप्ट के तौर पे हमारे पास आ गया ना, ठीक है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बाद में आके इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अभी ऑथेंटिकेशन में हमें ये वाले काम कराना है, जनरेट एक्सेस टोकन। अच्छा, ये करता किस बेस पे है ना, टोकन्स किस बेस पे जनरेट करता है ना, आप इसको सबसे पहले टोकन्स हम जनरेट क्यों कराते हैं, ये हमने देखा हुआ एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन ना, क्योंकि हमें बेसिकली यूजर को ऑथेंटिकेट कराने के लिए ना, हम ना क्या बोलते हैं उसकी, हम नहीं चाहते कि हर दफा ना वो मुझे ईमेल दे, अगर मुझे उसको वेरीफाई करना हो ना, जैसे ही मेरी पेज रीलोड होता है या कुछ भी काम कराने के लिए, हम अगर उसको वेरीफाई करते हैं ना कि यार ये यूजर क्या एक्सेस करता है, या इस यूजर के ये ऑथराइजेशन की बेस पे अगर यूजर का ये ब्लॉग है, तो यूजर को हम जो ऑथराइज कर रहे होते हैं ना, वो टोकन्स की बेस पे कर रहे होते हैं। अब मुझे हर दफा उसकी ईमेल, यूजर हर दफा अपनी ईमेल पास नहीं करता कि वो ईमेल पास करेगा फिर मैं जाके चेक करूंगा, तो मैं उसको ना एक टोकन जनरेट कर देता हूँ, जिस टोकन के अंदर बेसिकली क्या होती है, चीजें होती हैं, ईमेल होता है, या हम पासवर्ड तो खैर नहीं रखते, ईमेल और नेम रख देते हैं उसका ना। अब हम उसको अपने फ्रंट एंड पे भी डिकोड करा सकते हैं, या तो हम अगर चाहें तो अपने क्या बोलते हैं कुकीज के अंदर स्टोर करा के ना उसको ऑथराइज या उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं ना। ये हमारा बेसिक सा काम होता है टोकन्स का ना, ठीक है। अच्छा, अब जनरेट एक्सेस टोकन बेसिकली की क्या बोलते हैं, एक तरीके से एक्सपायरी टाइम इनका ना कम होता है, तो उसके लिए हम रिफ्रेश टोकन को रखते हैं अपने पास, ताकि वो एक्सेस टोकन को वापसी जनरेट कर सके ना। कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो हम देखेंगे ना। मैंने जो टोकन सर्विस बनाया ना, ये इसी के लिए बनाया ना, लेकिन देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब जाहिर सी बात है मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगे, तो सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं जॉस लाइब्रेरी से, पाइथन जॉस से, फ्रॉम JW, फ्रॉम पाइथन जॉस, फ्रॉम पाइथन जॉस या जॉस, हाँ जॉस, ठीक है। इंपोर्ट JWT, ठीक है, सबसे पहले JWT आ जाएगा। और एरर के लिए ना हमारे पास एक लाइब्रेरी है JWT एरर, JWT एरर, एक मिनट, JWT एरर, ठीक है। अगर JWT की वजह से कोई एरर आता है ना, मिसाल के तौर पे कोई भी अगर डिकोड करने में उसको कोई प्रॉब्लम फेस होती है, तो वो मुझे कुछ ना एरर मैसेज दे देगा, तो मैं ट्राई एक्सेप्ट लगा के ना मैं उसको कैच कर सकता हूँ कि यार अगर JWT का एरर हो ना, तो मुझे ये वाला काम करना है, तो इसलिए मैंने JWT को इधर इंपोर्ट करा है, एरर को इंपोर्ट करा है। और दूसरा काम मुझे क्या करना है, पास स्लिप से मुझे क्या बोलते हैं कुछ चीज़ें मंगवानी है, सबसे पहले तो इंपोर्ट करा लेते हैं। इसके अंदर एक चीज़ होती है क्रिप्ट कॉन्स्ट, एक देख लेते हैं। क्रिप्ट कॉन्स्ट इसी के अंदर होती है, पासलिप डॉट कॉन्स्ट, हाँ, पासलिप डॉट कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट क्रिप्ट कॉन्स्ट, ठीक है। इस ये बेसिकली एक ना वो होता है एक तरीके से लेयर होती है, जिसके अंदर आप बताते हो कि मुझे जो इसके अंदर आप स्कीमा बता सकते हो ना, स्कीमा के कौन कौन से, मुझे मिसाल के तौर पे अभी बी क्रिप्ट का काम करना है ना, तो मुझे मैं इसके अंदर स्कीमा बताऊंगा कि भाई मैं क्या बोलते हैं बी क्रिप्ट का काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से ना मैं क्या बोलते हैं इसको मैंने पासलिप को इंपोर्ट करा है। हम देखेंगे कि क्या मसला करती है, अभी ये एरर क्यों दे रहा है देखना पड़ेगा, दोनों में एरर दे रहा है। इसलिए एरर दे रहा है, लाइब्रेरी स्टब्स नॉट इंस्टॉल फॉर जॉस टाइप्स पाइथन जॉस, बोला इसको भी इंस्टॉल कर लो, टाइप्स पाइथन जॉस को तो कर लेते हैं इसके कहने के मुताबिक। अब भी कर लिएगा, अगर एरर है मुझे मेरे आईडी पे एरर दे रहा है, वरना देता तो नहीं है खैर। ऐड, और मैंने इसको, ठीक है, टाइप्स पाइथन जॉस, तो देख लेते हैं एरर चले जाते हैं उसकी वजह से, तो फिर तो अच्छा हो जाएगा। पाइथन जॉस की एक तरीके से टाइपिंग हमें प्रोवाइड करेगा, यही लग रहा है इसको देख के तो एरर देखते हैं जा रहा है नहीं जा रहा, अदरवाइज कुछ और करना पड़ेगा। उफ,
इसको एक काम करते हैं, रीलोड कर लेते हैं वेबसाइट को ना। अच्छा, ठीक है। एरर दे, जल्दी दे यार। ठीक है, उधर से तो चला गया ना, अब नीचे आ गया। अब ये भी कुछ चीज़ें मांग रहा है। बोले टाइप्स, पार्सलिप की भी टाइप्स इंस्टॉल करो। देख रहे हैं ना इधर, Python 3 -m pip इंस्टॉल, तो हमारा पोइट्री है तो हम इसके जरिए कर लेते हैं ना। एरर आए तो फिर पढ़ के ना कर लिया करो। तो ये कुछ है चीज़ें, तो मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। टाइप्स पासस्क्रिप्ट तो देख लेते हैं, इससे ये वाला एरर चल जाएगा, जैसे उससे वाला चलेगा इससे भी तो जाना चाहिए। ठीक हो क्या? कोड्स साथ साथ करते रहें, या तो फिर क्या बोलते हैं अपने जहन में बिठा लेना कोड। ठीक है। अच्छा, सही है। हमने क्या बोलते हैं पास स्लिप से हमने वो चीज़ें मंगवा ली ना। अब मुझे क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है, पास स्लिप मैंने आपको बताया था, ये क्रिप्ट कॉन्स्ट ना, क्रिप्ट कॉन्स्ट कह लें अपना, ये ना एक तरीके से मॉड्यूल है इसका। देख लेते हैं क्या है, क्लास है या मॉड्यूल होगा। हाँ क्लास है, ठीक है। तो क्लास है जो बेसिकली आप ना इसको एक तरीके से एक स्कीमा प्रोवाइड करते हो, जो कि इधर बता रहे हैं कि भाई मुझे बी क्रिप्ट का स्कीमा चाहिए। जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो ना वो आप इधर प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और भी कुछ चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्लैक्स जो हमें इधर दिख रहे हैं ना, अलगोरिथम भी बता सकते हैं, लेकिन अभी तो अलगोरिथम वो खुद ही परफॉर्म कर लेगा, जो उसका हैशिंग का अलगोरिथम होगा ना क्रिप्ट कॉन्स के जरिए ना। लेकिन स्कीमा हम उसको बताएंगे, जो बेसिकली बी क्रिप्ट करें एक अलगोरिथम की बेस में ना, वो क्या बोलते हैं हमें हैशिंग करके प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हेल्पर फॉर हैशिंग एंड वेरीफाइंग पासवर्ड यूजिंग मल्टीपल अलगोरिथम, ठीक है। तो अभी मैं उसको एक अलगोरिथम बता रहा हूँ बी क्रिप्ट का, ठीक है। और कुछ चीज़ें और भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी सीधा साधा PWD कॉन्टेक्स्ट करके करते हैं। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा है मैं इस फाइल के अंदर ना जो मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा ना उसको मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके करूंगा। और जो मैं फंक्शंस बनाऊंगा ना वो मैं बेसिकली कैमल केस में करूंगा, तो वो जिसकी जैसे मर्जी काम कर ले, एक ही तरीके से करना बस ना। सबसे पहले तो इसको स्कीमा बताना है, ठीक है। तो स्कीमा मैं इसको बता सकता हूँ, ठीक है। स्कीमा मेरे ख्याल से मैं इसको किस में बता सकता हूँ, एरे में बता सकता हूँ या ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बी क्रिप्ट करके कह देता हूँ। मेरा बी के रिप का ना एक एल्गोरिदम होगा, वो आपको परफॉर्म कराना है। और भी कुछ चीज़ें मैं इसको इधर बता सकता हूँ, जैसे पॉलिसी और भी चीज़ें दिख रही है ना, ठीक है। खैर अभी हमें ज़रूरत नहीं है। एक उधर डिप्रिकेटेड भी होता है। चले खैर देख लेते हैं, अगर कोई गलती करी होगी ना तो बाद में देख लेंगे, इसको सही कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये मेरा हो गया क्रिप्ट कॉन्स्ट करके हो गया, ठीक है। और PWD कॉन्टेक्स्ट ये हमारे किस लिए काम आएगा, बेसिकली पासवर्ड को, पासवर्ड के साथ जो भी हमें काम करना है ना वो हमें ये प्रोवाइड कर देगा। पासवर्ड को अभी हमें क्या, अभी हमें वेरीफाई पासवर्ड करने के लिए ये चीज़ें चाहिए, तो वो इसीलिए मैंने इधर बना दिया, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन की बेस पे था, इसीलिए मैंने सारा काम इसका इधर ही करा है, ठीक है। अगर ऑथेंटिकेशन की बेस पे ना होगा तो वो मैं काम अलग करूंगा, अगर याद दिला दिएगा कोई भी काम ऐसा पड़े ना, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जनरेट एक्सेस टोकन करने के लिए हमने जॉस को मंगवाया हुआ है। तो जॉस बेसिकली करता क्या है, टोकन्स हम किस बेस पे जनरेट करते हैं मैंने आपको बताया था कि एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन का किसी का कोई सवाल है इसमें? तो अभी क्लियर करा लें, ताकि फिर हम आगे करें ना। किसी का कोई सवाल है? इस सेशन में मैं नहीं था। अगर 2 मिनट रिपीट कर सकते हैं जनरेट को और ये एक्सेस को तो वुड बी ग्रेटफुल। थैंक यू। ठीक है, राहिला बाजी आप करें, अगर आप कर सकती हैं तो। आप कर दें तो ज्यादा बेहतर है। चलो मैं कर देता हूँ, और भी हाँ, करना चाह रहे हैं तो कर दें। आप करवा दें क्योंकि आप जरा कोई और बहुत अच्छा कराएंगे, क्योंकि अभी सब ये नया टॉपिक है ना। चले। अच्छा, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन ना दो तरीके के टोकन्स होते हैं ना, हम जो डेटाबेस के अंदर हम रिफ्रेश टोकन रखवाते हैं वो आपकी मर्जी है ना, ठीक है। एक्सेस टोकन बेसिक हम, मैंने अभी आपको बताया, हम यूजर को वेरीफाई करने के लिए हम उससे बार बार उसकी फ्रंट एंड से ना ईमेल नहीं लेते हैं। हम उसको बोलते हैं आप, मैंने जो आपको टोकन दिया ना वो आप प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अब हम टोकन का करते क्या है, मिसाल के तौर पर एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन बेसिकली क्या करता है, यूजर को ना सबसे पहले तो मैं ना जब भी यूजर मेरे पास लॉगिन होगा ना, मैं उसका एक्सेस टोकन जनरेट कराऊंगा उसके डेटा की बेस पे, जो मुझे डेटा प्रोवाइड करेगा मैं उस डेटा को टोकन में यानी कि इनकोड करके, कोड इनकोड करके, यानी कि ऐसा डेटा, मैं उस डेटा का ऐसा इनकोड कर दूंगा जो रीडेबल नहीं होगा, ठीक है। और उस टोकन, उस वो टोकन बना देगा डेटा का ना। जनरेट एक्सेस टोकन बेसिकली क्या करेगा, डेटा लेगा, यूजर का ईमेल और नेम लेगा जब मैं उसको लॉगिन करूंगा, और फिर वो उस डेटा को बेसिकली इनकोड करेगा, यानी कि ऐसा कोड कर देगा जो रीडेबल नहीं होगा, ठीक है। और फिर वो एक तरीके से टोकन बन जाएगा, ठीक है। और उस टोकन को आप क्या करोगे, आप बोलोगे एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन, दो टोकन जनरेट करोगे, ठीक है।
और फिर उन टोकन्स को बेसिकली आप क्या करोगे, आप फ्रंट एंड पे लॉगिन लॉगिन का पूरी फंक्शनलिटी ऐड होती है, उसके बाद एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन जनरेट होते हैं, उसके बाद आप यूजर को ना एक्सपायरी टाइम के साथ ना भेज दोगे, ठीक है। अच्छा, एक्सेस टोकन की एक्सपायरी टाइम ना कम होती है, मिसाल के तौर पे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रिफ्रेश टोकन का काम ना, एक्सेस टोकन को जनरेट कराने के लिए रिफ्रेश टोकन का काम आता है, ठीक है। पहले हमने एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन दोनों जनरेट करा लिया, ठीक है। अभी तक हमारा ये काम हो गया ना, जब यूजर लॉगिन पे आया या साइन अप पे आया, मैंने उसका ये उसकी ईमेल और नेम की बेस पे उसका टोकन जनरेट कराया, एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन एक ही तरीके से दोनों जनरेट कराया। मेरे पास अभी तक एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन आ गया मेरे बैकएंड को ना। अब मुझे क्या करना है, यूजर अगर लॉगिन हो जाता है पूरा, मुझे उसको ना उसके मिसाल के तौर पे रिस्पॉन्स में ना, रिक्वेस्ट में उसने लॉगिन करा, अब रिस्पॉन्स में मैं क्या करूंगा, उसको एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फ्रंट एंड पे बेसिकली क्या होगा, या तो मैं उसको डायरेक्ट इधर से बैक एंड से भी एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन उसकी कुकीज में जनरेट करा सकता हूँ, या फ्रंट एंड में कोई टूल यूज करके मैं रिस्पॉन्स लेके, एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन का रिस्पॉन्स लेके, और क्या करूंगा, उसको मैं अपनी कुकीज में जनरेट रखवा दूंगा। कुकीज क्या होती है, बेसिकली हर ब्राउजर की ना कुछ कुकीज होती हैं। मैं इधर आके दिखा देता हूँ जल्दी से ना। आप एप्लीकेशन में आएंगे, सबसे पहले देखें ये लोकल स्टोरेज है। लोकल स्टोरेज भी एक तरीके से स्टोरेज का एक सेशन होता है ना, इसी तरह हमारा क्या बोलते हैं, एक कुकीज का भी सेशन होता है। कुकीज के अंदर देखें ये सारा डेटा भी जूम ने ऐड करा हुआ है, जूम को चाहिए था, जूम ने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा तो मैं इधर ना टोकन ऐड कराऊंगा। अब इधर देखें, इधर सारी चीजें इधर इसने रखी हुई है ना। एच टी पी ओनली के यूजर को नहीं दिख सकता, या कोई भी काम हो ना एच टी पी ओनली का ना, सेम साइड भी हम इधर रखवा सकते हैं। लैक्स होती है और स्ट्रिक होती है और नन होती है, इधर ये तीनों चीजें होती है ना। और साइज भी वो तो खुद ही वो कर लेता है, और पाथ अभी जैसे स्लैश है ना, तो उस तरीके से हम उसको पाथ बनाए कि कौन से पाथ पे मैं एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन उसको रखवाऊंगा। और इधर आपको दिखेगा एक्सपायरी टाइम, ठीक है। ये एक्सपायरी टाइम बेसिकली मैं बताता हूँ ना उसको, मिसाल के तौर पे एक्सेस टोकन अगर मैं दूंगा, तो मैं फ्रंट एंड से ही ना, अपना बैक एंड से ही ना, मैं उसका एक्सपायरी टाइम दे दूंगा। मैं बोलूंगा यार ये एक्सेस टोकन है और इसका एक्सपायरी टाइम 3 घंटे, वो मेरी मर्जी, मैं कैसे भी उसको करूँ ना काम। एक्सपायरी टाइम कैसे मैं दूं, वो मैं जब करूंगा मैं आपको दिखा दूंगा। मैं एक्सपायरी टाइम दूंगा, वो बेसिकली एक्सपायरी टाइम आएगा और इधर आके रख दिया जाएगा एक्सपायरी टाइम ना, ठीक है। एक्सेस टोकन इधर आ जाएगा, इधर एक्सेस टोकन की होगी, इधर वैल्यू होगी, और इधर क्या बोलते हैं, मेरा डोमेन आ जाएगा और पाथ आ जाएगा, इधर मेरा एक्सपायरी टाइम आ जाएगा, जैसे कि 3 घंटे मैंने रखवाया। अच्छा, अब रिफरेंस टोकन भी मैं भेज रहा हूँ ना, दो चीजें मैंने एक साथ भेजने का बोला है ना। रिफरेंस टोकन का मैंने बताया एक्सपायरी टाइम कम से कम हो सकता है 10 दिन हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 1 साल हो। जब आप उसको प्लस कराते रहते हैं ना, तो आपका टाइम बढ़ता रहता है, ठीक है। अब रिफ्रेश। अच्छा, इसको इसको जो इन्फॉर्मेशन सामने दिख रही है, इसको देख के ये लग रहा है कि लाइक सर्विसेज की बेसिस पे एक्सेस ग्रांट होता है, जिसके टोकन जनरेट होते हैं और उसकी एक्सपायरी होती है। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल कि आप वीडियो फैसिलिटी है, आपके पास कॉलिंग फैसिलिटी यानी सिर्फ वॉइस ओनली फैसिलिटीज है, तो उस टोकन यानी उस सर्विस के लिए ये आपको एक्सेस ग्रांट करेंगे एक्सेस टोकन में, जिसकी एक्सपायरीज आप डिफरेंट रख सकते हैं। It's just an example, right? ठीक है, Go ahead, please. ठीक है। एक मैंने बताया आपको एक्सेस टोकन होगा, उसकी एक्सपायरी टाइम कम होगा, बाय डिफॉल्ट उसका ऐसी है ना, क्या बोलते हैं, जो भी एक्सेस टोकन जनरेट करता है ना, उसका एक्सपायरी टाइम हमेशा कम ही रखता है, उसकी वजह बताता है। फिर क्या बोलते हैं, रिफ्रेश टोकन मेरा इधर आ जाएगा, की के तौर पे वैल्यू आ जाएगी, और उसका क्या बोलते हैं बाकी चीज आ जाएंगे, और उसका एक्सपायरी टाइम आ जाएगा ना, ठीक है। मिसाल के तौर पे 10 दिन है ना। अब ये मेरे लिए क्या हेल्प करेंगे, देखिए मिसाल के तौर पे आपने बाज वेबसाइट में ऐसा देखा होगा कि आप उस पर लॉग इन करते हैं, ठीक है। और उस पर लॉग इन करने के बाद आप मिसाल के तौर पे आप उसमें 5 दिन बाद भी आते हैं ना, फिर भी आप लॉग इन होते हैं, आपको वापसी लॉग इन फॉर्म वापसी उसको फिल नहीं करना होता है ना। क्यों नहीं करना होता, वही बेसिकली एक्सेस टोकन की वजह से होता है। आपकी ब्राउजर के अंदर ना एक्सेस टोकन अब मिसाल के तौर पे मैं इधर आता हूँ जूम के अंदर ना, जूम के अंदर मैं मिसाल के तौर पे आता हूँ, ठीक है। पता नहीं अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट ना इसको बल्कि छोड़ा, मैं वेबसाइट के मिसाल के तौर पर, या तो मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ 1 मिनट में। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब देखें, मैं आपको दिखा, ये देखें लॉगिन और साइन अप क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, स्टिल पहले आया था। अगर मैं दिखाऊं ब्लॉग में, शुरू में देखिएगा इधर लॉगिन साइन अप आएगा, फिर उसके बाद खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ये देखिए यार, लॉगिन साइन अप और गायब हो गया। ये कैसे हो रहा है, ये फंक्शनैलिटी ही मेरे क्या बोलते हैं एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन की वजह से हो रही है। मैंने अपने कुकीज के अंदर एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन जनरेट कराया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही यूजर आ रहा है, उसको चेक किया जा रहा है कि यार इसका एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन क्या इसके पास है कुकीज के अंदर। गेट करेंगे पहले एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन को, बोलेगा यार हाँ इसके पास एक्सेस टोकन तो नहीं है, रिफ्रेश टोकन है इसके पास। वो बोलेगा यार रिफ्रेश टोकन है तो ठीक है, क्योंकि एक्सेस टोकन का एक्सपायरी टाइम खत्म हो गया होगा। या मिसाल के तौर पर एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन दोनों रखे हैं ना, वो लेगा दोनों एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन
टोकन को लेगा। ठीक है, जैसे ही मिडिलवेयर लगा हुआ होगा, जैसे ही मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट में कोई आता है तो वो मिडिलवेयर कॉल हो जाएगा वेबसाइट में आने से पहले। ठीक है, वो चेक करेगा कि यार इसका एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन है, वो बोलेगा हाँ भाई इसके पास एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन है। वो उस टोकन को लेगा, एक्सेस टोकन को लेगा और बोलेगा कि यार इस एक्सेस टोकन को बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजेगा कि यार यूजर को गेट करना है। अब उसको ईमेल तो जाहिर सी बात है वो रखेगा नहीं अपने उसमें टोकन कुकीज के अंदर, तो टोकन्स को रखिएगा। टोकन्स के जरिए मेरी बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाएगी कि यार ये टोकन एक्सेस टोकन है, आप मुझे ना इस टोकन की मदद से ना सबसे पहले यूजर को वेरीफाई कर लो कि क्या ये यूजर पहले से डेटाबेस में एक्सेस करता है, क्योंकि मैंने क्या बोलते हैं डेटा की बेस में इनकोड कराया था, तो अब मैं उस टोकन की बेस पे डिकोड करा सकता हूँ डेटा। इनकोड कराने के लिए हम डेटा को अनरीडेबल बनाते हैं। ठीक है, और डिकोड कराने के लिए हम डेटा को रीडेबल बनाते हैं। ठीक है, जो डेटा हमने दिया हुआ होता है वो इनकोड होता है, और जो टोकन होता है ना वो डेटा डेटा को लेने के लिए ना डेटा को देने के लिए हम इनकोड करते हैं, और डेटा को लेने के लिए हम डिकोड करते हैं। ठीक है, बस ऐसा एक ऑथेंटिकेशन का एक ऐसा प्रोसेस होगा हम जब करेंगे ना। तो मेरा एक्सेस टोकन जाएगा डेटाबेस के बैकएंड के ऊपर और चेक करेगा कि यार ये एक्सेस टोकन, इसको डिकोड करा जाएगा पहले, इसके अंदर से चीजें निकाली जाएंगी और चेक किया जाएगा कि यार ये यूजर ईमेल और यूजर नेम क्या ये डेटाबेस में एक्सेस करता है। अगर करता है तो फिर उसका डेटा उठा के मेरे पास रख दिया जाएगा, और फिर उस डेटा से रिलेटेड मैं जो भी कुछ कराऊँ वो मेरा काम होगा। इसीलिए क्या बोलते हैं शुरू में मुझे लॉगिन का फॉर्म शो हुआ, और वो शो हुआ उसके बाद क्या बोलते हैं खुद ब खुद मेरे सारे वो चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं इधर से क्या बोलते हैं लॉग आउट करता हूँ तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। लॉग आउट मैंने करा तो इधर देखेंगे लॉग इन और साइन अप आ गया। ठीक है, अब मैं लॉगिन साइन अप करूंगा तो जाहिर सी बात है उस बेस पे मैं क्या बोलते हैं उसको कुछ चीजें प्रोवाइड करूंगा, इधर जो भी चीजें होंगी लॉगिन करते हुए जो मुझे क्या बोलते हैं, अभी देखें अभी मुझे लॉगिन टू रीड पोस्ट पोस्ट भी मुझे प्रोवाइड नहीं करा ना, तो ये सीन होता है। और लॉग आउट जैसे करूंगा मैं क्या बोलते हैं एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन को अपने कुकीज में से रिमूव करा दूंगा। एक एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन का एक बेसिक सा यूज केस होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा अभी तक तो ठीक है, टोकन्स हमारे इस बेस में काम आ जाते हैं ना। ठीक है, एक्सपायरी टाइम की बेस पे ना, अब मसला ये है कि अगर मेरा, क्योंकि मैं एक्सेस टोकन की बेस पे ना यूजर को वेरीफाई कर रहा होता हूँ ना एक्सेस टोकन की बेस पे। ठीक है, क्योंकि एक्सेस मिसाल के तौर पे अब यूजर आया है, उसका एक्सेस टोकन तो मिसाल के तौर पे वो लॉग इन हुआ 5 घंटे तक ना, उसका एक्सेस टोकन का टाइम है ना, एक्सपायरी टाइम है। वो लॉग इन होगा, उसका एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन बैकएंड से जनरेट होकर मेरे डेटाबेस मेरे कुकीज में आगे रख दिया जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करता हूँ, अगर 5 घंटे तक मैं हूँ ना, तो मेरे एक्सेस टोकन की मदद से ना एक्सेस टोकन मेरा जा रहा होगा डेटाबेस में, और उसको ऑथेंटिकेट किया जा रहा होगा एक्सेस टोकन को, और आपको वापसी लाके यूजर का डेटा रख दिया जाएगा। अगर एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाता है 5 घंटे बाद, अगर आता है ना कोई यूजर आता है, और जाहिर सी बात है अब एक्सेस टोकन एक्सपायर हो गया, तो अब तो मैं डेटा को वेरीफाई तो कर नहीं सकता यूजर को, तो अब मैं क्या करूँ, अब मेरा इसी बेस में मेरा काम आता है रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन बेसिकली क्या करता है, रिफ्रेश टोकन आपको क्या करता है, आप ना चेक करते हो डेटा फ्रंट एंड पे या बैक एंड पे, आप इतना तरीके से लॉजिक लगाते हो कि यार अगर मेरा एक्सेस टोकन खत्म हो जाए ना, अगर एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाए या एक्सेस टोकन अगर ना लाए ना मेरे कुकीज में से ना, तो आप क्या करो, आप चेक करो क्या उसके पास रिफ्रेश टोकन है। अगर रिफ्रेश टोकन भी नहीं होता ना, तो अगर रिफ्रेश टोकन होता है तो आप क्या करते हो, आप टोकन सर्विस को कॉल करते हो। टोकन सर्विस को आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो, आप उसको टोकन देते हो रिफ्रेश टोकन, और कहते हो कि यार इस टोकन की मदद से ना मेरा एक्सेस टोकन जनरेट करा दे। अब वो मैं लॉजिक जब लिखूंगा ना, बस आप ये समझिएगा रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन को वापसी रिक्रिएट करने के लिए काम करता है। ठीक है, रिफ्रेश टोकन फिर मैं बैकएंड पे भेजूंगा, वो मेरा एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन लाएगा और मेरे कुकीज के अंदर रख दिया जाएगा, और फिर एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन हो गया तो फिर यूजर को वेरीफाई करके उसको वापसी क्या बोलते हैं उधर ऑथेंटिकेट करा दिया जाएगा, या उसको रीडायरेक्ट करा दिया जाएगा मेरे सिलाइश के पेज पे, और उसका लॉगिन साइन अप का काम खत्म हो जाएगा। तो ये काम होता है एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन का ना। अब तो मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में, लेकिन अभी भी है मसला तो बताएं। नहीं, हाँ ग्रेट, थैंक थैंक यू, यू, बहुत थैंक अच्छा यू, समझ में आ थैंक यू गया। मैम, इन डेप्थ, थैंक यू। ठीक है, अच्छा अच्छा, हम यूजर को वेरीफाई भी ना बिल्कुल एक्सेस टोकन, तो अभी हम एक्सेस टोकन को जनरेट करते हैं और देखते हैं हम कैसे जनरेट कर। मैंने आपको बताया कि मैं डेटा लूंगा यूजर से ना टोकन्स को जनरेट करने के लिए। तो मैं डेटा मिसाल के तौर पर जब मैं चाह रहा हूँ, जब मैं एक्सेस टोकन को कॉल कर रहा हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो यूजर मुझे एक्सेस एक डेटा प्रोवाइड कर दे, और मैं उस डेटा की बेस पे ना उसको क्या बोलते हैं एक्सेस टोकन को जनरेट करूँ। तो मैं उस डेटा का नाम इधर रख लेता हूँ डेटा। ठीक है, जाहिर सी बात है इधर रखूंगा, और एक्सपायरी टाइम भी मुझे लेना पड़ेगा यूजर से ना, कि मिसाल के तौर पे क्या एक्सपायरी टाइम हो सकता है। मिसाल के तौर पे जब मैं डेटा को क्रिएट कर रहा हूँ ना टोकन्स को, तो मैं उसको एक्सपायरी टाइम बता दूंगा ना कि इस इतनी एक्सपायरी टाइम की उससे आप क्या बोलते हैं टोकन को क्रिएट करो। तो एक्सपायरी टाइम भी मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं फंक्शन को कॉल करूँ जनरेट एक्सेस टोकन को, तो डायनेमिकली हो जाएगा, डेटा मुझे प्रोवाइड कर देगा और एक्सपायरी टाइम प्रोवाइड कर देगा, तो मैं उसको इधर एक्सपायरी टाइम करके ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक्सपायरी टाइम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है,
अच्छा ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, जाहिर सी बात है डेटा मेरे पास आएगा ना। अब मुझे क्या क्या करना है, मुझे डेटा के अंदर सबसे पहले तो ये करना है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि मुझे डेटा के, सबसे पहले डेटा को मुझे डेटा भी रखना है, मुझे टोकन्स को मैं जनरेट कर रहा हूँ ना। सबसे पहले हम टोकन्स का वो करते हैं ना, कि मैं कैसे लिखता हूँ ना टोकन। मैंने बोला JWT, JWT डॉट इन कोड और डी कोड दोनों आ गए, ठीक है, इधर दिख रहा है आपको। इन कोड बेसिकली क्या होता है, डेटा से लेके और उस डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। और की कोड बेसिकली क्या होता है, अनरीडेबल फॉर्म को आपको डेटा में कन्वर्ट करना है। बस ये दोनों चीजें हमारे काम आती हैं, ठीक है। तो इन कोड हम कर लेते हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है डेटा आएगा तो उसको अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब डेटा जो मेरा आ रहा होगा वो जाहिर सी बात है इधर डेटा रखा हुआ है तो डेटा आ जाएगा, ठीक है। और जाहिर सी और भी चीजें इसके पास, मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी की भी पास कर सकता हूँ ना। सिक्योरिटी की का कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे अगर अगर मैं बात करूं कि क्या बात करूं, डेटा को अगर मुझे डीकोड करना है ना, तो मुझे उसको एक सिक्योरिटी की पास करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर मेरे उस टोकन्स का ना, अगर मेरे उन टोकन का एक्सेस हो जाता है, किसी यूजर को एक्सेस हो जाता है मेरे उन टोकन्स का ना, किसी क्या बोलते हैं, मिसाल के तौर पे किसी भी एक इनवैलिड यूजर को एक्सेस हो जाता है ना टोकन्स का, तो मैं उसको बोलूंगा अगर वो इनवैलिड उस टोकन के अंदर से, जाहिर सी बात है मैंने डेटा रखा हुआ यूजर का ना। अब डेटा जाहिर सी बात है सिक्योरिटी की बेस पे रखा हुआ है ना, डेटा कोई मामूली डेटा नहीं, ईमेल भी कोई आम चीज नहीं होती। अगर उसका नेम रखा हुआ है या मैं और चीजें अगर टोकन्स के अंदर रखवाऊं, अभी तो जाहिर सी बात है टोकन्स होगा, ईमेल और नेम होगा ना। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर कोई भी डेटा उस टोकन को अगर कोई भी डिकोड करा रहा हूँ ना, अब देखिए मैंने टोकन इधर बना दिया इनकोड करके ना। अब इस टोकन को ना मैं अगर कुकीज के अंदर स्टोर कराता हूँ, ठीक है, और अगर कोई यूजर आता है, मिसाल के तौर पे कोई और यूजर को उस टोकन का एक्सेस हो जाता है खुद ब खुद ना, ठीक है, तो वो उस टोकन को डिकोड कर सकता है और उसके अंदर से यूजर की ईमेल लेके या मैंने जो भी स्टोर कराया उस ईमेल लेके उसके साथ कुछ भी कर सकता है उस ईमेल के साथ ना, ठीक है। तो अब मैं इनकोड करते हुए मैं इसको एक ऐसी चीज प्रोवाइड करूंगा कि यार मैंने आपको सिक्योरिटी की प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, आपने इस सिक्योरिटी की बेस पे ही ना डेटा को डिकोड करना है। अदरवाइज अगर कोई डिकोड करने की कोशिश भी करे ना, तो आप उसको पहले बोलोगे कि यार सिक्योरिटी की प्रोवाइड करो जो मुझे इनकोड करते हुए दी थी ना। तो उस सिक्योरिटी की बेस पे ही मैं क्या बोलते हैं डिकोड करूंगा, अदरवाइज मैं डिकोड नहीं कर सकता। तो ये समझे आप सिक्योरिटी की का पर्पस। हाँ ये समझ में आ इट्स क्लियर गया। जी। हाँ, आप ठीक है, लिखें आगे। ठीक है। अच्छा सिक्योरिटी की जाहिर सी बात है, मैं अब सिक्योरिटी की तो मुझे जनरेट करानी पड़ेगी ना। तो जनरेट कराने के लिए जाहिर सी बात है सिक्योरिटी की भी एक टोकन वाइज होगा ना। तो अगर मैं क्या बोलते हैं, अगर आपको रैंडमली कोई भी टोकन जनरेट कराना है तो एक मेथड होता है, उसका नाम मुझे याद आ जाए अगर, क्या ओपन SSL और क्या बोलते हैं, क्या था, रैंडम माइनस हैक्स और पार्टी, पता नहीं, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं मिसाल के तौर पर जब जब मैं इसको कॉल करूंगा ना, तो मुझे एक रैंडमली कुछ ना वैल्यू जनरेट कर देगा। रैंडमली है ना, हाँ रैंडमली है, ठीक है। सारी क्या बोलते हैं अलग अलग है ना, जब जब मैं कॉल करूँ तो एक तरीके से हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए काम आ जाएंगे ना। तो 30 कैरेक्टर्स मैंने इसको बोले इधर ना। तो जाहिर सी बात है याद करना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक दो दफा करके ना फिर याद हो जाती है चीजें। तो ये मैंने इधर से कॉपी करा। और जाहिर सी बात है मुझे इधर तो रखना नहीं चाहिए ये चीज़ है कि मैं इधर आके डायरेक्ट मैं इसको वो कर दूं पेस्ट, तो ये तो गलत हो जाएगा ना एक तरीके से। तो मुझे इसको कहाँ रखना चाहिए, ENV के अंदर रखना चाहिए ना। तो मैं इसको ENV के अंदर, मुझे जाहिर सी और भी चीज़ें मैं इसको इधर बताऊंगा कि अगर मैं ऐसा काम करता हूँ। ये मेरे डेटाबेस का URL। अच्छा सबसे पहले तो ये कि क्या क्या चीज़ें मुझे ज़रूरत है ना। मैं एक्सेस टोकन की जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत होंगी ना ENV के बेस पे वो मैं कर रहा हूँ अभी ना। एक तो ये कि एक्सेस टोकन का एक्सपायरी टाइम मुझे रखना है, तो मैं उसको एक्सेस एक्सपायरी टाइम भी कर सकता हूँ। एक्सेस एक्सपायरी टाइम, ठीक है। और इसको मैं कह सकता हूँ इधर क्या कह सकता हूँ, अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूँ कितने घंटे मुझे रखवाने हैं ना, तो मुझे 5 आवर्स के लिए अगर मुझे काम करना है ना, तो चले मैं रखवाता हूँ इधर ना। सबसे पहले एक्सेस टोकन और इसी को मैं नीचे कर लेता हूँ। तो इसका हो जाएगा अपना रिफ्रेश टोकन, ठीक है। ये हो गया। और सिक्योरिटी की रिफ्रेश, ठीक है। और सिक्योरिटी की मैं रखवा लेता हूँ। और सिक्योरिटी की जो मैंने इधर से ली थी ना वही मैं रखवा लेता हूँ इधर, ठीक है। ये सिक्योरिटी की हो गई हमारी ना। और अल्गोरिथम भी मैं इधर रखवा सकता हूँ कि किस अल्गोरिथम मैंने जितना भी काम करना है ना कोई अल्गोरिथम होगा मेरा ना। तो उसको भी मैं इधर ही स्टोर करा देता हूँ। आप वैसे करा तो सकते हैं कहीं और भी अगर आप चाहें,
तो आप मिसाल के तौर पे जहाँ भी चाहें करा सकते हैं। तो अल्गोरिथम मेरा जो होगा वो कौन सा होगा अल्गोरिथम, उसको हम कहते हैं एच एस हैश अल्गोरिथम। हम देख लेते हैं अभी ना, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। अल्गोरिथम होगा जिसकी बेस पे वो एच एस बेसिकली टू क्या कह फाइव रहे हैं, सिक्स है। एच एस टू फाइव एच सिक्स एस 256। सारे एच नहीं, एच एस कैपिटल है आई थिंक। एस और एच बाकी टू और फाइव एस, ठीक है हाँ यही हाँ है, बस टू फाइव हैश टू सिक्स फिफ्टी सिक्स, हाँ। ठीक है। अच्छा मेरे अल्गोरिथम हो पास गया, ये एरर दे रहा है तुम्हारा, कौन सा जो तुमने ये जो आर जो तुमने डाउनलोड किया है ना, ओपन एसएसएल। ये डाउनलोड मेरे पास वाउनलोड नहीं एरर करना। दे रहा है, वो इसको ओपन एसएसएल, ये मेरे पास एरर दे रहा है। नहीं ये बाद में डिस्कस कर लें, ये क्लास खत्म हो जाए क्योंकि ये बड़ा क्रूशल टॉपिक है, इफ यू डोंट तो माइंड। तो चलो ये सही, कर मैं लेंगे इसलिए हम। पूछ रही थी क्योंकि सब नहीं रन मैंने करेंगे इसको क्या बाद बोलता में है, नहीं मैं तो इसको क्या बोलते कॉमन हैं, है। उसमें रखवा रहा हाँ हूँ, इसमें मैं रख देता हूँ, ठीक है, इसमें से कॉपी करके ठीक दे, है। हाँ ठीक है। ठीक है। हैश टू फिफ्टी सिक्स हो गया। और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी एल्गोरिथम के अलावा, अगर मैं बात करूं, चलें जब ज़रूरत पड़ेगी तो इधर आके क्रिएट कर लेंगे ना जो भी चीज़। एक्सेस टोकन एक्सपायरी टाइम मैं कर लेता हूँ अभी, बल्कि बाद में देख लेते हैं। एक तो ये कि मुझे कहाँ पे थे, ऑथ कंट्रोल सेटिंग्स के अंदर, क्योंकि हम वो काम कर रहे थे तो इधर से हम इसको ही मंगवा लेते हैं। क्या क्या चीज़ें मंगवानी है, सबसे पहले तो ये कि एक्सेस एक्सपायरी टाइम मंगवाना है, तो एक्सेस, और इसको ऐसे ही नाम दे देते हैं, एक्सपायरी टाइम इज इक्वल टू, और config डॉट गेट, या और उसका नाम क्या है वो हम देख लेंगे। ये एक्सेस का एक्सपायरी टाइम हो जाएगा, और इसी तरीके से हमारा नीचे हो जाएगा रिफ्रेश का, ठीक है। अब मुझे जब भी बुलाना होगा मैं सिर्फ इसको कॉल करूंगा और मेरी सारी चीज़ें परफॉर्म हो जाएंगी खुद ब खुद ना, ठीक है। अच्छा एक्सेस का एक्सपायरी टाइम हो गया। अब देखें एक्सपायरी टाइम जाहिर सी बात है मुझे, क्योंकि वो क्या बोलते हैं स्ट्रिंग में, ENV के अंदर जो भी चीज़ें स्टोर होती है ना वो स्ट्रिंग में होती हैं, तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में ना, तो मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इधर आके सिर्फ मैंने क्या बोलते हैं एक तरीके से ये चीज़ परफॉर्म करी है। बाकी उसको टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मॉडल होता है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी तक इसमें तो कोई मसला ही नहीं होगा। और सिक्योरिटी की को भी ले लेते हैं हम इधर से, इसको हम नाम दे देते हैं सैक की के नाम से ना, और इसको भी हम जाहिर सी बात है कॉन्फ़िग डॉट गेट करके लेना पड़ेगा, कॉन्फ़िग डॉट गेट, और इसका भी सिक्योरिटी की आ गया, ठीक है। सीक्रेट की, हाँ सिक्योरिटी की नहीं सीक्रेट की, अरे बिलाल भाई सीक्रेट की बना रहे हैं। जी भाई जी, ठीक है। बिलाल एक, ये आपने सीक्रेट सीक्रेट की जो है वो आपने एक कांस्टेंट दे दी है। जी बिल्कुल, ठीक है। ये हमेशा बिलाल भाई ये इसको हम डायनेमिक नहीं कर सकते? डायनेमिक क्यों करेंगे, नहीं मैं पूछ रही हूँ। नहीं तो इसका पर्पस नहीं, इसका पर्पस नहीं है ना, इसका इसका पर्पस सिर्फ यही है, वन टाइम आपने जनरेट बेसिकली कराई और जैसे आप। जी। अगर किसी के हाथ लग गई तो वो तो ये इनक्रिप्ट कर सकता है ना। नहीं, इसीलिए तो ENV ENV तो में रखवाई है। ENV ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है ना आपकी, ताकि किसी और के पास ना जा सके वो सारी, क्योंकि जितनी आपकी। जी। ठीक है, चलो आगे कराएं फिर बाद में देख लेंगे इसको। आप आगे कराएं। ENV को रखने के और भी तरीके होते हैं, ये रिपोजिटरीज में जाती हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस हो जाएगा। तो अभी सिर्फ ये आप इसको याद रखें कि ये सेफ्टी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जा रही है, जिसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है मैं इसको इसमें ENV बहुत को ना, सारे सेकॉप्स, जी सेकॉप्स के बहुत सारे ऑपरेशन इस पे अप्लाई होते हैं इसके बाद, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता इन चीज़ों को। ठीक है। अच्छा मैं क्या बोलते हैं इधर ना एक ENV का बैकअप बना रहा हूँ, ताकि मैं उसके अंदर ना सिर्फ क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है अपने डेटाबेस का ये चीज़ें नहीं रखूंगा मैं, चीज़ें सीक्रेट की, लेकिन आपको सिर्फ कीज दे दूंगा ना कि यार ये चीज़ें आ सकती हैं, तो आप उसमें से देख के ना काम कर लिएगा, ठीक है। तो इधर मुझे जाहिर सी बात है दो तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि मैं डॉट ENV के थ्रू मैं डॉट गिट इग्नोर भी बना देता हूँ इधर, ठीक है। और इसके अंदर मैं डॉट ENV को अभी के लिए रख रहा हूँ, बाकी जो जनरेटर होगा ना पाइथन के लिए वो मैं डिफाइन कर दूंगा। अच्छा ENV का बैकअप है ये, तो इसको मैं रख देता हूँ डॉट ENV अंडरस्कोर बैकअप, बस, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा ना, तो मैं खुद ही रख दूंगा उसके अंदर। अच्छा सबसे पहले तो ये कि हमने क्या बोलते हैं क्या काम रह गया हमारा, कि ENV के अंदर हमने ये भी रखवा दिया, एक्सेस एक्सपायरी टाइम भी रखवाना है। जाहिर सी बात है वो कितना होगा एक्सेस का एक्सपायरी टाइम, अगर मैं
कितना रखवाना चाह सकता हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, 30 मिनट्स या 60 मिनट्स भी कह सकता हूँ। आपने कहा था 1 घंटे का रख लेना, जैसे 60 मिनट्स। लेट्स से, हाँ, गो ठीक फॉर है। 60 मिनट्स। हम्म, और रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम मैं उसका 10 डेज का रखूंगा ना, तो वो मेरा काम होगा, मुझे कैसे करना है ना। अभी ये समझिएगा, ये 10 डेज है और ये क्या बोलते हैं हमारे 60 मिनट्स है, ठीक है। अच्छा। अभी तो देखें मेरे पास जो भी चीजें हो रही है ना वो बेसिकली इंटीजर की बेस पे हो रही है ना, ठीक है। अभी मेरे पास इधर से उठ के आएगा और वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर मेरे पास इधर रख दिया जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मुझे उसको टाइम में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज कैसे हो पाएगा ना। तो मुझे या तो कोई ऐसा परफॉर्म करके कोई एक्सप्रेशन मैथमेटिकल मैं उसको लाइक डेज के सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ना, ठीक है। तो इसमें करना बड़ा मुश्किल काम है ना, एक्सप्रेशन परफॉर्म करना मैथमेटिकल। उसको जाहिर सी बात है मुझे फिर डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड 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 करके ना काम होगा फिर मेरा ना। तो अभी ये काम नहीं करना ना, कर तो सकता हूँ उसकी बेस पे भी। लेकिन अभी हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं ना जो पाइथन में प्रोवाइड करता है, इस तरीके से एक मॉड्यूल है हमारा टाइम डेल्टा का ना, ठीक है। टाइम डेल्टा का के नाम से एक मॉड्यूल है जो बेसिकली क्या करता है, आप ना उसके अंदर सिर्फ आप उसको एक की बता दो कि यार मेरे जो भी चीज आ रही है ना आप उसको इसमें कन्वर्ट कर दो, तो वो डेज की बेस पे कन्वर्ट कर देता है और आपको सारे सेकंड्स प्रोवाइड कर देता है। जाहिर सी बात है सेकंड्स की बेस पे ही मुझे एक्सपायर करना होता है हर चीज को ना। तो इस वजह से मेरा क्या बोलते हैं वो टाइम डेल्टा एक ऐसा मॉड्यूल है ना, अदरवाइज मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगी, मल्टीप्लाई 60 और डिवाइड इस तरीके से ना, फिर क्या बोलते हैं जाके वो डेज में कन्वर्ट होगा ना। अभी जाहिर सी बात है 10 रखा हुआ है उधर, अब उसको क्या पता वो 10 डेज है या 10 आवर्स है या 10 मिनट्स है या 10 सेकेंड्स है, उसको तो नहीं पता ना मेरे एक्सपायरी टाइम को इधर। तो उसको मुझे एक्सपायर टाइम डेल्टा एक मॉड्यूल है जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। उधर आप क्या बोलते हैं अपनी की बता दो कि भाई मुझे जो भी चीज आ रही है ना उसको डेज में कन्वर्ट कर दो, तो वो खुद ब खुद ना उसके सेकंड्स बनाता है, उस इंटीजर को लेके उसके सेकंड्स बना के खुद ब खुद कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देता है जो भी चीज होती है, ठीक है। तो मिस अभी मुझे क्या बोलते हैं टाइम डेल्टा में इधर से क्या बोलते हैं इंपोर्ट करा लेता हूँ, साइड सी बात है। फ्रॉम डेट टाइम से आधा देख लेते हैं लेकिन इंपोर्ट करा लेते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम और सब सलाम। कैसे हो? टाइम डेल्टा, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कैसे हो मत। ठीक, कंटिन्यू करो। टोकन का वो क्या कह रहे हो? तो आप इसको सबसे पहले तो जाहिर सी कुछ कह रहे हो? बोल रहा हूँ, टोकन का डेटा डाल रहे हो ना। हाँ अभी तो एक्स टाइम वाइम जनरेट कराता हूँ, ठीक है। अब टाइम डेल्टा मैंने आपको बताया कि ये की लेता है, अगर मैं इसको अभी ओवर करूँ ना तो क्या बोलते हैं एस मुझे प्रोवाइड करा आवर्स, माइक्रो सेकंड्स, मिली सेकंड्स, मिनट्स, सेकंड्स, वीक्स, सब कुछ प्रोवाइड करा है। अभी मेरे जो एक्सेस टोकन एक्सपायरी टाइम है ना वो मैं मिनट्स की बेस पे कराऊंगा ना, 60 मिनट्स, ठीक है। तो मैं उसको कहता हूँ मिनट्स, और फिर क्या बोलते हैं जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी ना, अब जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया स्ट्रिंग में होती है एएनवी के अंदर, सबसे पहले मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा, उसके बाद अपने मिनट्स को यानी टाइम डेल्टा को प्रोवाइड कर दिया। अब वो खुद ब खुद ना इस पूरे अपने एक्सप्रेशन परफॉर्म करके उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करके इधर रख देगा, एक्सेस टोकन एक्सपायरी टाइम के अंदर रख देगा। आप मैं प्रिंट करा के भी चेक करा दूंगा कि कितने सेकंड्स बन रहे हैं क्या बोलते हैं 60 मिनट्स के अंदर ना, ठीक है। 30 मिनट्स के अंदर जितने बनते हैं उससे क्या बोलते हैं डबल बनते हैं, जाहिर सी बात है। तो इसको भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, तो टाइम डेल्टा को मैं इधर भी बुलवा लेता हूँ, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, अब जाहिर सी बात है ये मुझे दो एक ही दफा करना है ना, इधर ही काम करना है, तो मुझे इसको कोई फंक्शन में रखने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, तो इसीलिए मैं अभी सर सीधा सीधा काम कर रहा हूँ ना इधर, ठीक है। तो इधर ये सारा परफॉर्म होके मेरा पूरा टाइम ना इधर होके एक्सेस टोकन और एक्सेस एक्सपायरी में और रिफ्रेश एक्सपायरी में रख दिया जाएगा, ठीक है। सेटिंग्स का मेरा ये काम हो गया, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा और फंक्शनैलिटी, ठीक है। अभी तक तो मुझे इसकी जरूरत है ना, ये मैंने काम कर लिया। अब मेरे मेरे सारे सेकंड्स कन्वर्ट होके इसके अंदर रख दिए गए। अब जब मैं क्या बोलते हैं इसको कॉल करूंगा तो मेरे सेकंड्स मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे का काम करते हैं, ऑथेंटिकेशन के अंदर हम मौजूद हैं अभी, ठीक है। जेडब्ल्यूटी का मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं इसको डेटा प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा डेटा डेटा जब प्रोवाइड कर रहा होता है ना, अभी इनकोड कर रहा हूँ ना मैं, अब मुझे डेटा के अंदर ना दो दो चीजें प्रोवाइड करनी होती है। एक तो ये कि मुझे डेटा प्रोवाइड करना होता है कि मुझे किस डेटा को इनकोड करना है, ठीक है। और दूसरा जो मुझे चीज प्रोवाइड करनी होती है वो मुझे एक्सपायरी टाइम प्रोवाइड करना होता है ना, ठीक है। अब मैं उस डेटा के अंदर ही ना उसको अपडेट करता हूँ और उसके अंदर मैं एक्सपायरी टाइम डालता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा डेटा ना इस तरीके से आएगा, उसके अंदर मिसाल के तौर पे एक ईमेल होगा, ठीक है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ईमेल, ठीक है। ये कुछ मेरी ईमेल है ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ईमेल के अंदर क्या करना है, मुझे एक्सपायरी टाइम भी ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा इधर आऊंगा, मैं इसको बोलूंगा कि यार एक्सपायरी टाइम करके इसको ऐसे वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं इसको कह दूंगा कि यार मेरे जो एक्सपायरी टाइम है ना वो जो मुझे यूजर प्रोवाइड करेगा ना एक्सपायरी टाइम, इधर इसको डायनेमिकली साइड से मैंने बनाया हुआ है, तो वो क्या बोलते हैं ऐसा ऐड हो जाएगा ना। तो मुझे अब देखें डेटा के अंदर क्या चीज ऐड होगी, अगर मैं इसको करूं अभी, डेटा के अंदर जो चीज आ रही होगी ना वो ये आ रही होगी, ठीक है। डेटा के अंदर मेरे पास ईमेल और
पासवर्ड, ईमेल और नेम मुझे प्रोवाइड करेगा, इस डेटा को मुझे इनकोड कराना है, ठीक है। तो उस डेटा के अंदर मुझे क्या करना है, एक और चीज ऐड करनी है जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सपायरी टाइम, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या तरीका है, मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं। मैं डेटा को ओवरराइड करके उसके अंदर ये चीज ऐड कर दूं, या मैं उसको किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के काम कर सकता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों से हम कर सकते हैं। या मैं डेटा को, एक अपडेट का मेथड होता है, अगर मैं इसकी टाइप डिक्शनरी दे दूं ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी टाइप डिक दे दूं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मैं अभी दिखाता हूँ आपको ना, डेटा डॉट अपडेट करके एक मेथड होता है, तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं काम ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक किसी वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ, जिसको मैं नाम दे देता हूँ टू इनकोड, या मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ। अभी मैं नाम दे रहा हूँ टू इनकोड, यानी इनकोड करने के लिए ना ये डेटा है ना, तो इसको मैं नाम टू इनकोड डेटा, टू इनकोड अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। ये मेरा एक वेरिएबल हो गया। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, डेटा को सबसे पहले कॉपी कर लूंगा, डेटा डॉट कॉपी का एक मेथड है हमारे पास। मेरा पूरा डेटा उठ के ना इसके पास आ जाएगा, टू इनकोड डेटा के अंदर कॉपी वाइज ना, ठीक है। अब आपको पता होगा, अगर आपने पाइथन पढ़ी है सही तरीके से, कॉपी के भी दो तरीके के मेथड्स होते हैं ना। अभी मैं क्या बोलते हैं, सीधा सीधी कॉपी करा रहा हूँ, ठीक है। एक और तरीका भी होता है कॉपी करने का, तो वो खैर अभी जरूरत नहीं है उसकी ना। टू इनकोड डेटा, और टू इनकोड डेटा के अंदर मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट डेटा के साथ नहीं खेला, मैं उसको कॉपी करके काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा टू इनकोड डेटा डॉट अपडेट, ठीक है। अपडेट कर दो। अब अपडेट करो, किससे अपडेट करो, मैं उसको जाहिर सी बात है एक डिक्शनरी प्रोवाइड करूंगा कि यार इससे अपडेट कर दो, ठीक है। तो वो अपडेट कर देगा खुद ब खुद। अब मैं इसको सबसे पहले तो मैं उसको बताऊंगा एक्सपायरी टाइम, अभी मैं कह रहा हूँ उसको, ठीक है। और दूसरा मैं जो एक्सपायरी टाइम मैं इसको बताऊंगा ना, वो बेसिकली इधर आ जाएगा। अब एक्सपायरी टाइम क्या होगा, कोई बताया मुझे, वो जाहिर सी बात है इधर से मेरा जो एक्सपायरी टाइम उठ के आ रहा है ना, वही मेरा एक्सपायरी टाइम होगा, ठीक है। एक्सपायरी टाइम, एक्सपायरी टाइम, ठीक है। अब इस एक्सपायरी टाइम की अगर मैं ओवर करूँ, तो अभी इसकी टाइप क्या है, एनी है। तो अभी होना क्या चाहिए, जाहिर सी बात है टाइम डेल्टा होना चाहिए ना, टाइम डेल्टा। तो वो मैं इधर इसकी टाइप रख देता हूँ, इधर टाइम डेल्टा। अब मुझे टाइम डेल्टा रखने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगी, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं उसको टाइम डेल्टा करके रखता हूँ, और इसको इंपोर्ट भी करा देता हूँ, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट टाइम डेल्टा, ठीक है। तो ये हमारी एक तरीके से ये वाली जो टाइम हो गया, अब ये टाइम डेल्टा हो गया ना, ठीक है। अब ठीक है, स्पेसिफिक हमने कर दिया काम ना। अब मुझे क्या करना है, अब JWT के अंदर इनकोड कराना है डेटा ना, ठीक है। मैं इनकोड करा लेता हूँ। इनकोड कराऊँ, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो ये कि मैं इसको देख लेता हूँ सबसे पहले। एक मिनट, ये क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है मुझे डेटा रखना होगा, टू इनकोड डेटा, तो वो मैं रख लेता हूँ टू इनकोड डेटा, ठीक है। उसके बाद मुझे एक एल्गोरिथम परफॉर्म कराने के लिए, जाहिर सी बात है एल्गोरिथम परफॉर्म कराना है इधर। और एल्गोरिथम अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा ना, अभी मुझे वो उधर से जनरेट लेके आना है, ठीक है। और क्या क्या मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ, सीक्रेट की भी तो है मेरे पास। अच्छा, सीक्रेट की, ऐसी कोई नाम, डायरेक्ट डायरेक्ट रखता है शायद ना, तो खैर मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ उधर से ना। सबसे पहले क्या इंपोर्ट कराना है, अगर मैं बात करूँ सेटिंग्स के अंदर से, सबसे पहले जो आएगा मेरा क्या आएगा, वो आएगा एल्गोरिथम। मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ जो मैंने सेटिंग्स के अंदर रखा है। सेटिंग्स के अंदर देख लेते हैं है नहीं है, तो सेटिंग्स के अंदर अभी एल्गोरिथम नहीं करा हुआ है, लेकिन स्टिल इसके अंदर स्टोर है ना, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम को मंगवा भी लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और सेटिंग्स के अंदर आके इसको सीधा सीधा, ठीक है, कॉन्फिग डॉट गेट एल्गोरिथम, ठीक है, ये मेरा हो गया। एल्गोरिथम का वाई नहीं आता, एरर हो गई, ठीक है। तो ये मेरा क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम मेरे पास इधर आ गया, और गेट करके मेरा एल्गोरिथम आ गया ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इधर इंपोर्ट करा लेता हूँ, फ्रॉम क्विज बैकएंड डॉट सेटिंग, इंपोर्ट क्या क्या मंगवाना है, एल्गोरिथम, ठीक है। अब इस एल्गोरिथम को मैं इधर रख लेता हूँ, एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये मेरा एल्गोरिथम हो गया। अच्छा, इधर एक और चीज़ आती है सीक्रेट की ना, तो सीक्रेट की भी हम मंगवा लेते हैं सेटिंग्स के अंदर से, सीक्रेट की, सीक्रेट की, और इस सीक्रेट की को मैं इधर रख देता हूँ, ठीक हो गया। तो ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ ये रिटर्न कुछ करता है, इन कोड ना, इन कोड देखें। अब ये क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें करके ना कि आप इसको पास करते हो, और जो भी चीजें मैंने इसको दे दी ना अभी ना, तो एक्सेस टोकन ये क्या करेगा, ये बेसिकली रिटर्न कर देगा, हमारा स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होगी, वो इन कोड डेटा हमारा रिटर्न होगा। तो अब रिटर्न कर रहा है, तो मैं जाहिर सी बात है इसको इधर कह लेता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। अभी मैं इसको टोकन कह रहा हूँ ना, कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ, टोकन कह रहा हूँ। अभी खैर मुझे एक्सेस टोकन कहना चाहिए, क्योंकि मैं एक्सेस टोकन जनरेट करा रहा हूँ, तो ठीक है, एक्सेस टोकन कह लेता, एक्सेस अंडरस्कोर टोकन, ठीक है।
एक एक्सेस टोकन मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यूजर को डायरेक्ट डायरेक्ट ना मैं क्या करूंगा, इधर से मुझे रिटर्न करा देना है, सीधा सीधा रिटर्न करा दूंगा मैं एक्सेस टोकन को, जो मेरे पास आएगा वो मैं रिटर्न करा दूंगा। तो ये पूरा प्रोसेस मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक बात पता है कि इस पे कुछ भी एरर हो सकता है, जाहिर सी बात है, कुछ भी एरर हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ट्राई कैचबैक के अंदर ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। ट्राई करो, इस पूरे कोड को ट्राई करो। तो ठीक है, ट्राई करने के लिए मुझे इसको इसके अंदर रखना पड़ेगा, 1 मिनट, ठीक है। ये ट्राई का हो गया ब्लॉक, और ये हमारा हो जाएगा एक्सेप्ट का ना, क्या एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का ब्लॉक हो गया। और मैं इसको कह सकता हूँ क्या, JWT का कोई भी एरर आया ना JWT से रिलेटेड, तो वो आप एक्सेप्ट करके दे देना। और इधर आप क्या करा देना, आप इधर अभी के लिए तो प्रिंट कराओ उस एरर को ना, मैं देखूंगा जब मुझे क्या बोलते हैं जरूरत पड़ेगी ना, SJE करके ले लेते हैं, JWT एरर। और या तो मैं रेस करा दूं, या अभी के लिए प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, JE। अभी जब हम अपने बनाएंगे ना एरर्स, तो फिर हम उसके अंदर फिर इधर ना रेस करा देंगे जो भी एरर होगा ना। अभी हमने क्या कर दिया, ये बेसिकली एक्सेस टोकन हमने ना जनरेट करा के दे दिया। इसमें कोई मसला है तो किसी को भी पूछ ले कि क्या क्या चीज़ें कैसे आ रही हैं, क्या हो रही है। सीक्रेट की, ये सीक्रेट की है, तो मैं इसको थोड़ा सा नाम को ठीक कर लेता हूँ, और इसी सीक्रेट की को मैं सेटिंग्स के अंदर आके, फिलहाल बहुत अच्छा करा है, ये समझ में आ गया है। ठीक थैंक है, तो यू। आगे चलते रहे, ब्रेक कर देंगे अगर किसी को जरूरत होगी ना। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मुझे क्या करना है, रिफ्रेश टोकन भी बिल्कुल सेम तरीका है जनरेट कराने का। तो मैं एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, तो अगर मुझे एक ही तरीका है दोनों को जनरेट कराने का, तो मैं इसको लाइक क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसको दो फंक्शंस क्यों बना रहा हूँ मैं। जनरेट एक्सेस टोकन अलग है, जनरेट रिफ्रेश टोकन अलग है ना, एक ही फंक्शन के जरिए भी तो हो सकता है। क्योंकि मैं सिर्फ डेटा पास कर रहा हूँ, उसका नाम कोई भी हो, वो मुझे सिर्फ टोकन जनरेट करके देगा ना। एक्सपायरी टाइम मुझे पास करना जरूर, उसको बताना जरूरी कोई ना कि एक्सेस टोकन जनरेट करा रहे हो आप ना। तो मैं उसको एक ही टोकन के अंदर रख देता हूँ ना, तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। मैं इसको जब पास करूंगा, जब क्या बोलते हैं रिफ्रेश टोकन मुझे जनरेट कराना होगा, मैं इसको वापसी इंपोर्ट करा लूंगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, या तो खैर अभी क्या बोलते हैं कर लेते हैं ना, इसी को मैं या तो कर लेते हैं, जो चाह रहा हूँ वही कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे जब क्या बोलते हैं एक्सिस टोकन जनरेट कराना होगा ना, मैं इसको बुलाऊंगा, ठीक है, और एक्सिस टोकन वाला डेटा प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वो मुझे एक्सिस टोकन जनरेट करा के दे देगा। एक्सिस टोकन नाम बताने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ टोकन जनरेट कराएगा, सिर्फ उसका एक्सपायरी टाइम अलग होगा, ठीक है। और रिफ्रेश टोकन का एक्सपायरी टाइम अलग होगा, एक्सिस टोकन का एक्सपायरी टाइम अलग होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें क्या बोलते हैं करनी है, ठीक है। एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, जब मैं इसको कॉल करूंगा सिर्फ मैं इसको डेटा पास करूंगा और एक्सपायरी टाइम पास करूंगा, तो वो खुद ब खुद ना टोकन जनरेट करके दे देगा। अब मुझे जब एक्सेस टोकन जनरेट कराना है तो मैं इसको कॉल कर लूंगा, जब मुझे रिफ्रेश टोकन जनरेट कराना होगा तो मैं इसको कॉल कर लूंगा। मेरे डेटा और मेरे एक्सपायरी टाइम की बेस पे मैं सपोज करूंगा कि ये मेरा एक्सेस टोकन है या रिफ्रेश टोकन है, ठीक है। तो अब एक्सेस टोकन, अब मैं इसको सिर्फ टोकन का नाम दे देता हूँ ना, तो ये डायनेमिक हो गया एक तरीके से जब मुझे टोकन जनरेट कराना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझे कि जब मैं कॉल कराऊंगा ये मुझे टोकन जनरेट करके दे देगा। जरूरी नहीं है कि वो एक्सेस टोकन ही जनरेट करके दे, सिर्फ टोकन जनरेट करके देगा। फिर मैं इसको डेटा और एक्सपायरी टाइम की बेस पे फाइंड करूंगा कि मैंने एक्सेस टोकन जनरेट करा है या रिफ्रेश टोकन, ठीक है। इसमें कोई मसला, क्लियर। ठीक है। जब हम करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा ना। अब वेरीफाई पासवर्ड करने से पहले हम क्या करते हैं, टोकन सर्विस को बनाते नहीं बल्कि बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम ना लॉगिन की फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, ठीक है, यूजर कंट्रोलर्स में काम करना स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। तो थोड़ा सा काम करते हैं और कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं, ठीक है। अब मुझे इधर क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, सबसे पहले तो वो देखना है ना। मैंने इधर कैश यूटिल्स के अंदर सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। एक्सेप्शन भी बाद में काम करेंगे, सबसे पहले बल्कि एक्सेप्शन बना लेते हैं ना। एक्सेप्शन बेसिकली क्या काम करेंगे, आप मिसाल के तौर पे जैसे आपने देखा होगा कि मैं HTTP एक्सेप्शन प्रोवाइड करता था ना, जैसे जो फास्ट पे मुझे एक्सेप्शन देने के लिए ना, अगर HTTP एक्सेप्शन हो तो मैं HTTP एक्सेप्शन करता था, या कोई भी एरर रेस कराने के लिए मैं एक्सेप्शन देता था ना उसको, कि यार ये वाली एक्सेप्शन मैं रेस कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम अभी अपनी कस्टम एक्सेप्शन बना रहे हैं, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना उसमें ऐसे ही किया जाता है, वो कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं, और फिर उनके लिए आसानी होती है जब उनको कॉल करना होता है ना, वो सिर्फ उस एक्सेप्शन को कॉल करते हैं, उसके अंदर मैसेज खुद ही लिखा हुआ होता है, और फिर उसको डायनेमिक करने के लिए ना वो कुछ एक एक्स्ट्रा मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं उसके अंदर ना। तो एक्सेप्शन का ये काम होता है ना, तो अभी हम कुछ एक्सेप्शन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो एक्सेप्शन होगी ना, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं, क्विज के प्रोजेक्ट के अंदर ना क्या क्या एक्सेप्शन होती रहती है, साथ मेरे साथ साथ दोहराइएगा और साथ मुझे बताते भी रहिएगा ना कि ये एक्सेप्शन हो सकती है ना। सबसे पहले तो ये हो सकती है कि यार यूजर ने ईमेल गलत डाला है, तो इनवैलिड इनपुट की भी एक्सेप्शन हो सकती है, ठीक है। हम HTTP एक्सेप्शन से भी कर सकते हैं वो काम ना, लेकिन
मुझे बेहतर ये लग रहा है कि हमें क्या बोलते हैं अलग से करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है ना। और मैं जब उसको कॉल करना चाहूँ, जाहिर हर हर दफा मुझे HTTP एक्सेप्शन को इंपोर्ट कराना नहीं पड़ा एक लाइब्रेरी को ना, तो मैं अपना एक एक्सेप्शन कॉल कराता हूँ उधर ना, ठीक है। तो तो ये अभी एक्सेप्शन के सबके लिए डिफरेंट बनेगा, लाइक यूजर के लिए अलग, यूजर नेम के लिए, पासवर्ड के लिए अलग? नहीं आई एम नहीं जस्ट थिंकिंग लाउडली। नहीं नहीं, जो यूजर जिस टाइप का मुझे एक्सेप्शन प्रोवाइड करना है ना, जैसे मिसाल के तौर पे उसने मुझे कोई ऐसा ईमेल दिया जो कि फाउंड ही नहीं हो रहा, तो मैं एक एक्सेप्शन बना दूंगा इधर, नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। जब मुझे सही। नॉट फाउंड एक्सेप्शन को रेस कराना है, मैं उस नॉट फाउंड एक्सेप्शन को कॉल करूंगा, बेसिकली वो खुद ब खुद रेज हो जाएगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अब एक और चीज ये आती है कि मिसाल के तौर पे बहुत सारी एक्सेप्शन हो सकती है ना, या तो मैं उसको ये कहूँ कि इनवैलिड इनपुट की एक एक्सेप्शन बना दूं। जब मैं इनवैलिड इनपुट की एक्सेप्शन दूंगा ना उसको, तो उसके अंदर मैंने जो भी मैसेज देखा हुआ होगा ना, वो खुद ब खुद रेज हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे वो ईमेल का लिखा हुआ हो, चाहे मैं उसको डायनामिक कर लूं कि मुझे ईमेल का चाहिए, जब हम देखेंगे सिर्फ अभी तक ये समझे कि एक्सेप्शन रेस कराने के लिए ना हम अपनी एक्सेप्शन बना रहे हैं इधर ना, जैसे HTTP मतलब एक्सेप्शन की। यूजर एक्सेप्शंस बना रहे हैं, जितने भी केसेस होते हैं ना आपके, बिल्कुल आप यूजर हैंडल्ड एक्सेप्शंस बनाएंगे उसकी, और यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देंगे, और बिल्कुल ऑफ ऐसे, कोर्स प्रोग्रामेटिकली आप उसको रेस कराते रहेंगे उनको। बिल्कुल ऐसे। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम JWT का एक एरर है ना, तो उसको हम रेस कराना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं इधर आऊँ ऑथेंटिकेशन, तो इधर क्या बोलते हैं, मैं क्या करूंगा, इधर मैं आके रेस करा दूंगा डायरेक्ट डायरेक्ट ना, इधर मैं क्या बोलता हूँ रेस, ठीक है। और जो गॉट JWT इट, का एरर है क्लियर ना क्लियर जी, क्लियर। ठीक है। तो क्लियर इस है, तरीके क्लियर। से मैं अपनी एक्सेप्शन अभी अपनी एक्सेप्शन बनाना चाह रहा हूँ ना, ठीक है। अपने मैसेज होंगे, सही। इधर JWT एरर का कोई मैसेज होगा, अब मैं अपनी बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है वो मेरा मैसेज होगा, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ना, जाहिर सी बात है एक्सेप्शन अगर मैं इधर आके चेक करूं, ऑथेंटिकेशन का एक क्लास होगी, क्लास है ना, तो मुझे भी एक क्लास बनानी पड़ेगी ना। अब वो एक्सेप्शन के साथ कैसे खास होती है तो वो हम देखते हैं ना अभी। तो अभी मैं एक्सेप्शन बनाने जा रहा हूँ किसकी, क्लास एक्सेप्शन होगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो मेरी क्विज क्विज के प्रोजेक्ट के अंदर किस किस टाइप की एक्सेप्शन हो सकती है, कोई मुझे बताए। बल्कि साथ साथ करते हैं, एक तो मैंने आपको बताया इनवैलिड इनपुट की ना, अब वो किसी की बेस पे भी हो सकती है। और कोई पता है, नॉट फाउंड की भी हो सकती है, कि यूजर नॉट फाउंड नहीं, डेटाबेस में कोई भी चीज फाउंड नहीं होती, लॉगिन नहीं हुआ या क्विज फाउंड नहीं हुआ, तो मैं नॉट फाउंड एक्सेप्शन को बुला लूंगा, कॉल करा दूंगा। और कोई पता है जो ज्यादा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर कोई इनवैलिड, यूजर पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट्स, साइन हाँ अप वाली ईमेल से क्रिएट अकाउंट हाँ करना चाहे तो उसकी एक्सेप्शन हो सकती ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रॉन्ग एक्सेप्शन पासवर्ड है। वो इनवैलिड इनपुट में ही आ जाएगा। अच्छा, और उसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक जैसे होती हैं पूछने के लिए, वो भी इनपुट इनवैलिड इनपुट में आ हाँ इनवैलिड जाएगा। इनपुट में ही आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। और क्या हो सकता है? है। इनवैलिड टोकन और जो, तो फिर तो टॉपिक से रिलेटेड भी जो अगर मतलब नहीं कर रहा सवाल, तो भी वो भी इनवैलिड इनपुट में आ जाएगा। वो जो भी हम चाहें वो हम अपनी एक्सेप्शन बना सकते हैं, क्विज नॉट फाउंड जो भी होगा ना, मैं डायनेमिक करूंगा हम्म, उसको ना, जो चीज मैं प्रोवाइड करूंगा वो उसी की बेस पे एक्सेप्शन देगा ना। अब मतलब उससे मल्टीपल रिलेटेड, पर्पस के लिए चल जाएगा, एक ही अगर डायनेमिक बनाए हम तो। हाँ बिल्कुल ऐसे, वो हम देखेंगे कैसे क्या करना है, लेकिन एक कैटेगरी वाइज रखेंगे ना, कि अगर नॉट फाउंड की एक्सेप्शन है ना, तो वो नॉट फाउंड के एक्सेप्शन को ही कॉल करूंगा मैं ना। अगर मिसाल के तौर पे इनवैलिड इनपुट की एक्सेप्शन है, मिसाल के तौर पे यूजर ने ईमेल गलत लिखा है ना, तो वो इनवैलिड इनपुट की एक्सेप्शन को ही मैं रेज कराऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया था, अगर मैं लॉगिन कर रहा था मैं अपने क्या बोलते हैं क्विज प्रोजेक्ट के अंदर ना, तो उसने ऊपर दिखा था कि ईमेल नॉट फाउंड, ईमेल इनपुट करेक्ट, आपने क्या बोलते हैं गलत ईमेल रखा है, ठीक है। तो वो एक इनवैलिड इनपुट की एक्सेप्शन थी। अब नॉट फाउंड मिसाल के तौर पे साइन अप करते हुए, लॉगिन करते हुए कोई ऐसा वो देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे लॉगिन हुआ ही गलत हुआ ना, तो वो नॉट फाउंड एक्सेप्शन। या क्विज अगर फाउंड नहीं हुआ, जिसकी बेस पे कैटेगरी फाउंड नहीं हुई कुछ भी है, तो वो नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कैटेगरी वाइज एक डिवाइड कर देंगे हम एक्सेप्शंस को ना, कि मुझे अगर इसकी बेस पे एक्सेप्शन कॉल करनी है तो मैं इसको कॉल कर लूंगा, ठीक है। अभी तक हमारे काम आई है, एक तो कॉन्फ़िग एक्सेप्शन हो गई, कि मिसाल के तौर पे साइन अप कर रहा है यूजर ना, तो बहुत दफा इसको यूज कर सकते हैं हम। लेकिन मिसाल के तौर पे साइन अप कर रहा है यूजर, और वो एक ईमेल लिखता है ना, ठीक है। अब ईमेल लिख रहा है और वो डेटाबेस में पहले से मौजूद है, तो मैं कॉन्फ़िग एक्सेप्शन को कॉल करूंगा कि यार ये वाली जो ईमेल है ना, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप किसी और अनदर ईमेल या जो भी मैं कुछ रखवाना चाहूँ ना उसको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें क्या याद आया, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, ठीक है। इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन ये इसका नाम है। अभी मैं इसको कॉल करा रहा हूँ क्लास को, और क्या बोलते हैं इसका काम मैं इधर करूंगा, ठीक है। जो भी होगा हम देखेंगे ना। अच्छा, अब इस क्लास को मुझे क्या करना है, मुझे इस क्लास को लाइक एक्सेप्शन की बेस पे रेस कराना है ना, क्योंकि अब क्लास तो हो सकता है मैं जितनी बना लूं, मैं उसको एक्सेप्शन की बेस पे कैसे रेस करा सकता हूँ। उसके लिए ना हमें पाइथन ना एक प्रोवाइड करता है, एक और क्लास प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है एक्सेप्शन।
आप उस एक्सेप्शन को किसी भी क्लास के अंदर डाल दो ना, तो वो जो आपकी जो एक्सेप्शन जो आप लिखने जा रहे होगे ना, बेसिकली वो इनहेरिट हो जाएगी अपनी एक्सेप्शन के साथ। मैं एक और दफा बताता हूँ। एक्सेप्शन मेरी क्लास है, ठीक है, जो मुझे पाइथन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मेरा जो ये वाला जो इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन है ना, ये खुद ब खुद बेसिकली ना, अब मैं जब रेस करूंगा ना, तो ये एक्सेप्शन प्रोवाइड करने लगेगा ना। अब जो एक्सेप्शन मैं चाहूंगा वो मैं इसको रेस कर सकता हूँ, मैं इसलिए मैंने इसको क्या किया, एक्सेप्शन मैंने इधर प्रोवाइड करा है। ये एज अ एक्सेप्शन मेरी क्लास यूज होगी, ठीक है, एज एन एक्सेप्शन। बस ये इसका एक पर्पस है, जो मैं कोड लिखूंगा अभी लिखूंगा। ये यहाँ तक समझ में आ गया कि ये एक्सेप्शन के तौर पे मेरी ये क्लास इस्तेमाल होगी ना, ठीक है। बताएं। क्लियर है ये? ठीक है। हाँ और क्लियर है। और अच्छा, अब और भी हमने देखा था, और कौन सी नॉट फाउंड की एक्सेप्शन होगी, नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अरे यार, मैं अपने टैब 9 को बंद करूँ। ठीक है, नॉट फाउंड के एक्सेप्शन हो गए। ठीक है, ये भी जाहिर सी बात है एक्सेप्शन से रेस करेगी, ठीक है। और अभी मैं इस पे कुछ कोड लिखूंगा, वो हम देखते हैं ना। अच्छा, और क्या हो गया एक्सेप्शन अगर मैं बात करूं तो, अभी हमाद ने बताया कॉन्फ्लिक्ट्स की एक्सेप्शन, मैं उसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, किसी और के कोई और नाम याद आ रहा है तो बताया मुझे, कॉन्फ्लिक्ट के अलावा। हम्म आ रहा है कोई? ईमेल एग्जिस्ट, ईमेल एग्जिस्ट। जरूरी नहीं है ईमेल की एग्जिस्ट पे ही हो ना, वो तो किसी भी बेस पे हो सकता है। अगर मैं किसी भी बेस पे कराना, एक ऐसा नाम प्रोवाइड करो कि मैं उसको हर जगह यूज कर सकता हूँ, फिर ईमेल तो ये होगा ना कि सिर्फ ईमेल की बेस पे ही काम होगा। वेरीफाई एग्जिस्टेंस, वेरीफाई एग्जिस्ट कर दें उसको कैमल केस वेरीफाई, में, वेरीफाई एग्जिस्ट। वेरीफाई एग्जिस्ट चलें, और किसी के कोई नाम याद आ रहा इनपुट एग्जिस्ट, इनपुट एग्जिस्ट। इनवैलिड इन कंटेंट, इनपुट तो सिर्फ इनवैलिड मतलब, कंटेंट हो सकता है। है? इनवैलिड कंटेंट फिर इनपुट में ही आएगा ना, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन। कॉन्फ्लिक्ट भी इनवैलिड सही तो है, और क्या देखें बोलते वो हैं, वेरीफाई। वेरीफाई, वेरीफाई से ये होगा कि आप जनरिकली उसको एक्सेप्ट, उसको यानी नेम कर रहे हैं। अब आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ओवर टू यू, मतलब जैसा चाहे अभी कोई भी नाम ले लें अपने पसंद से और प्रोसीड करें। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ही ले लेते हैं, मेरे ज्यादा समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट सही है, ले लें। ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सेप्शन, ठीक है, स्पेलिंग ठीक लग रही है। अच्छा, इसको जाहिर सी बात है मुझे एक्सेप्शन से रेस वो कराना होगा, इनहेरिट। तो मेरी अभी तक मैंने ये 3 रखवाई है ना, कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, और क्या बोलते हैं मेरी, क्या बोलते हैं, एक हमारी ये हो गई, और एक हमारी नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गई, और एक हमारी इनवैलिड इनपुट होगा। अब देखते हैं कि इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, क्या ऐसा तरीका होता है जो क्या बोलते हैं बेसिकली इसको एक्सेप्शन की बेस पे बनाना है ना मुझे। अब देखें, अगर आपको पाइथन पढ़ी होगी और क्लासेस तक अगर आप पहुंचे होंगे ना, तो आपको पता होगा, बल्कि मैं सवाल कर लेता हूँ ना कि अब जब मैं क्लास को कॉल कराता हूँ तो क्या चीज़ कॉल होती है। कोई, मैं खुद कर लेता हूँ किसी से। चलें, कोई भी बता दे। जब मैं क्लास को कॉल कराता हूँ तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कॉल होती है? क्या कह रही है? कंस्ट्रक्टर। बिल्कुल ऐसी है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो मुझे आप क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है, जब मिसाल के तौर पर मैं JWT एरर को कॉल कराता हूँ ना, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने क्या करा, HTTP एक्सेप्शन को कॉल कराया ना, HTTP एक्सेप्शन, ठीक है, जो मेरी एक्सेप्शन की वो बनी हुई है ना, ठीक है। अब मैं इसको कॉल कराता हूँ, इसके अंदर मैसेज वैसेज जो मैं पास करता हूँ ना, तो ये जब कॉल होती है तो बेसिकली उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जो HTTP एक्सेप्शन के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है ना। बस एक बात, अब एक ही आसान है, क्या बोलते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब मैं इस क्लास को कॉल करूंगा, उस कंस्ट्रक्टर को मुझे खुद बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमने पढ़ा था कि एक होता है इनिशियलाइजर के तौर पे ना, इनिट इनिट करके हम प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जब मेरी ये क्लास कॉल होगी ना, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, तो खुद ब खुद ना ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन का नाम क्या है, इस फंक्शन को हम इनिशियलाइजर भी कहते हैं, इस फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो बस ये समझिएगा, जब ये क्लास कॉल होगी ये इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पाइथन में तो जाऊंगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो अब मैं इसको सब में बुलाता हूँ सही। अब मुझे क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल बनाना है, इस क्लास की बेस पे ना एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, जो मेरे इस क्लास के सॉरी मेरे इस इनिशियलाइजर के साथ खास होना। तो इधर मुझे एक मिलता है सेल्फ डॉट करके मिलता है ना, सेल्फ करके एक वो मिलता है। वो बेसिकली क्या करता है, आपको अगर उस इनिशियलाइजर के वेरिएबल्स बनाने ना, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो इस क्लास के साथ खास होते हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो इस इनिशियलाइजर के साथ खास होते हैं। जब हम इनिशियलाइजर को कॉल करते हैं, मैं चाह रहा हूँ मैं ना कुछ वेरिएबल को डिफाइन करना चाहूँ, तो उसकी पावर मुझे ना सेल्फ के अंदर मिलती है। मैं जैसे ही सेल्फ करता हूँ ना, तो इसका मतलब ये कि मेरे अब जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना, सेल्फ डॉट, अब मैं जो भी फाइंड
क्या बोलते हैं इसको प्रोवाइड करूंगा ना, तो वो बेसिकली मेरे इस इनिशियलाइजर का वेरिएबल होगा ना। अभी मैं एक वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ, नाम कुछ भी हो सकता है। इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन के अंदर अगर मैं इनिशियलाइजर के अंदर कोई वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ ना, तो मैं उसका नाम देता हूँ, या मैं अभी इसको भी खत्म करता हूँ। मैं आसानी के लिए चले मैं बना देता हूँ ना, अभी बाद में देखते हैं ना इसका क्या यूज केस है ना। इनवैलिड इनपुट क्या लेता हूँ, इनवैलिड अंडरस्कोर इनपुट। ठीक है। और इसको मैं अभी के लिए ना इसको स्टैटिक रखता हूँ, डायनेमिक भी मुझे रखना है, जाहिर सी बात है। मैं अभी इसके लिए इसको स्टैटिक करता हूँ। ठीक है। नॉट फाउंड एक्सेप्शन को भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा, तो मैं इसी को क्या बोलते हैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इसको भी मैं जाहिर सी बात है ऐसे ही बनाऊंगा, तो इधर में मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। बस ये समझिएगा, जब ये क्लास कॉल होगी, जब ये इनिशियलाइजर कॉल होगा, और जब इनिशियलाइजर कॉल होगा, तो मेरे कुछ वेरिएबल्स बनेंगे जिसमें से एक है इनवैलिड इनपुट। इधर मैं इस इनवैलिड इनपुट जो बना रहा हूँ ना, वो बेसिकली इस इनिशियलाइजर के साथ खास है। ठीक है। और जो इनवैलिड इनपुट है ना, इधर जो मैं बनाऊंगा वेरिएबल ना, अब जाहिर सी बात है इधर इनवैलिड इनपुट तो नहीं होगा, तो मैं इधर क्या लेता हूँ, नॉट फाउंड करके एक ले लेता हूँ, नॉट अंडरस्कोर फाउंड। ठीक है। जब मेरा क्या बोलते हैं इनिशियलाइजर कॉल होगा, तो मेरा इस ये वेरिएबल कॉल हो जाएगा, और जब मेरा क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट का वो कॉल होगा, तो मेरा ये वाला वेरिएबल कॉल हो जाएगा। तो मैं इसका क्या नाम दे देता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ कॉन्फ्लिक्ट इनपुट। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट इनपुट मेरा कॉल हो जाएगा ना इनिशियलाइजर के तौर पे। ठीक है। इसमें तो कोई मसला नहीं होगा इस सेल्फ डॉट के उसमें कि क्या है ये। नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। समझ में आ रही, रिकॉल हो। ठीक है। ठीक है। हाँ, पहले हमने करा हुआ ये सब कुछ, तो रिकॉल ही हो रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि यार अभी ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, और मैं इसके अंदर एक एक मैसेज प्रोवाइड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी मैं इसको इनवैलिड इनपुट कहूँगा ना, तो मैं अभी इसको ईमेल कर रहा हूँ। ठीक है। ईमेल अभी कर रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ इसको डायनेमिक कैसे कर सकते हैं ना हम। और नॉट फाउंड के लिए मैं इसको कर देता हूँ, क्विज कर देता हूँ। ठीक है। क्विज नॉट फाउंड या यूजर नॉट फाउंड कर लेता हूँ अभी के लिए ना। अभी हम देखेंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन मैं इसको कह देता हूँ यूजर कह देता हूँ, यूजर ऑलरेडी एक्सिस्ट है ना इस नाम का, जो भी होगा खैर कह सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक्सेप्शन तो अभी बना दिया, अब इस एक्सेप्शन को एक कॉल काम करके। करो, उसको ना क्विज कर दो ऊपर वाली को, तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सेप्शन को बेसिकली मुझे खास करना है अपने क्या बोलते हैं, मैं कॉल कर सकूं इसको एक तरीके से, मैं कॉल कर सकूं इसको अपने एक्सेप्शन के तौर पे कॉल कर सकूं ना। अभी मैं अगर इसको कॉल करूंगा तो अभी मेरा कोई भी फायदा नहीं देगा ना, सिर्फ ये क्लास के इनिशियलाइजर को कॉल कर देगा। और जाहिर सी बात है इस पर मैं अभी कोई चीज़ ऐसी प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो मेरे एरर्स को बदल दे और मेरे कोड को बदल दे ना, तो वो मुझे करने के लिए ना मुझे बाकायदा फास्ट एपीआई एक प्रोवाइड करती है एक्सेप्शन हैंडलर ना। तो आप उसको जब कॉल करते हो, उसको आप क्या बोलते हैं बेसिकली ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हो, हम देखते हैं वो कैसे करते हैं ना। अभी आप एक बार बस याद रखिए कि मैंने ना अभी क्लासेस बना दी, 3 क्लासेस बना दी एक्सेप्शन की क्लासेस ना। ठीक है। जब मैं इसको कॉल करूंगा, तो अब हम देखते हैं क्या चीज असल में क्या चीज होगी और क्या काम होगा, तो वो हम देखते हैं ना। अभी मैं सीधा सीधा कोड करता हूँ, जब हमें काम होगा तो हम वो देख लेंगे ना। ठीक है। एक्सेप्शन इसीलिए मैं अभी करा रहा हूँ ताकि हमारे जो आगे काम है ना वो आसान हो जाए। तो जिस तरीके से हमें क्या बोलते हैं गेट के राउट बनाने के लिए हमें फास्ट एपीआई गेट के मेथड प्रोवाइड करती है ना, इसी तरीके से ना वो हमें एक्सेप्शन हैंडलर्स ना, हैंडलर या हैंडलर्स वो हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है। अभी एक हैंडलर है, तो मैंने एक हैंडलर को कॉल करा। अब मैं इसके अंदर बताऊंगा कि यार कौन सी मेरी क्लास है जिसको मैंने एक्सेप्शन के तौर पे लेना है। ठीक है। तो अब यानी मुझे एक्सेप्शन का, ये एक्सेप्शन का डेकोरेटर बन गया, बिल्कुल राइट? ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे उस क्लास को इसको बताना है ना, तो मुझे क्लास को बताने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा करता हूँ यूटिलिटीज के अंदर ना मैं क्लास को कॉल कर देता हूँ। ठीक है। फ्रॉम और क्या बोलते हैं एक्सेप्शन इंपोर्ट, और क्या बोलते हैं हमारी कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, और इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, और नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसको एक काम और कर लेते हैं, इसको एक एक उसमें रख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, क्या हुआ इसको, डॉट एक्सेप्शन। ठीक है। डॉट यानी कि उस राउट में रहते हुए, या तो एक और काम हम कर सकते हैं इसको, बल्कि ठीक है अभी हम देख लेंगे ना। ठीक है। इस एक्सेप्शन को मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ, कहाँ से इंपोर्ट कराऊंगा, मैं इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ फ्रॉम जो हमने बनाया है ना, क्या बनाया है,
क्विज बैकएंड डॉट यूटिलिटीज डॉट एक्स इम्पोर्ट्स, और उसके अंदर से मैंने इंपोर्ट करा दिया क्या। अभी के लिए मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो मैं नॉट फाउंड की बना रहा हूँ ना, नॉट फाउंड की एक्सेप्शन मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं नॉट फाउंड के एक्सेप्शन को कहाँ रखूंगा, कैसे काम करूंगा, वो मैं इसको इधर बताऊंगा। मैंने नॉट फाउंड एक्सेप्शन मेरी बेसिकली ना कॉल होगी, ठीक है। मैंने इसको अभी ये बता दिया कि यार इस एक्सेप्शन हैंडलर में मैंने इसको ये बता दिया कि यार ये बेसिकली, एक मिनट, नॉट फाउंड एक्सेप्शन मेरी ना बेसिकली काम करेगी। और अब मैंने क्या बोलते हैं, इसके अंदर मैं जो भी डेकोरेटर कॉल करूंगा ना उसका असल में काम होगा ना एरर को रेस करना और मैसेज को रेस कराना, ठीक है। अब हम करते हैं ना, तो मैं क्या बोलते हैं, मैं असल में मैं जो कॉल करूंगा ना मैं उसी को कॉल करूंगा, वो जो मेरा क्या बोलते हैं एक्सेप्शन मैंने रेस कराई हुई है ना, जो मैंने क्लासेस बनाई हुई है। होगा काम क्या, सबसे पहले तो मैं एक सीधा सीधा ना कोड करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ ना। मैं इसको नाम देता हूँ नॉट अंडरस्कोर फाउंड का ना, ठीक है। मैंने इसको अभी सिर्फ नाम दिया। अच्छा, अभी कुछ नहीं कर रहा मैं, इसको क्या बोलते हैं खत्म कर, एक क्या बोलते हैं इस तरीके से रख रहा हूँ। होगा क्या, जैसे ही मेरा मिसाल के तौर पे जब मैं नॉट फाउंड के एक्सेप्शन को रेस करूंगा ना, तो सबसे पहले होगा ये कि सबसे पहले वो चेक करेगा कि यार क्या ऐसी कोई फास्ट एपीआई के ऐप के अंदर, यानी जो ऐप आपने प्रोजेक्ट के तौर पे इनिशियलाइज कराई है ना आपकी ऐप, उसके अंदर कोई ऐसी एक्सेप्शन हुई है, हैंडलर हैंडलर के तौर पे इस्तेमाल हुई है। बोलेगा हाँ यार इस्तेमाल तो हुई है, ठीक है। वो जाएगा हाँ यार नॉट फाउंड की एक्सेप्शन इस्तेमाल हुई। सबसे पहले वो क्या करेगा, नॉट फाउंड के एक्सेप्शन को मैं रेस करूंगा ना, वो सबसे पहले जाएगा मेरे एक्सेप्शन के पास और बोलेगा यार ये वाली एक्सेप्शन मैंने कॉल करी है, इसको मैंने कॉल कर दिया। अभी मैं जाहिर सी बात है कुछ भी मैं पास नहीं कर रहा डायनेमिक ना, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल, अब मैंने आपको बताया था जब मैं एक्सेप्शन को रेस करता हूँ, यानी जब मैं क्लास को कॉल करता हूँ बेसिकली उसका इनिशियलाइजर कॉल होता है, तो ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। और सेल्फ सेल्फ डॉट नॉट फाउंड के अंदर क्विज आ जाएगा मेरा ना, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको एक्सेप्शन को रेस कराऊंगा ना, वो बेसिकली जाएगा मेरे, बोलेगा यार ये नॉट फाउंड की एक्सेप्शन फास्ट एपीआई के अंदर कहीं हैंड हुई है, हैंडलर के तौर पे इस्तेमाल हुई है एक्सेप्शन के हैंडलर के तौर पर। वो बोलेगा हाँ, बोलेगा यार फौरन उसके डेकोरेटर के पास जाओ। वो बोलेगा हाँ यार ये एक्सेप्शन जो हुई है ना, नॉट फाउंड की एक्सेप्शन जो आपने रेस कराई है ना, वो बेसिकली इस्तेमाल तो हुई है, उसका डेकोरेटर ये रहा बेसिकली। होगा ये, जैसे ही मैं एक्सेप्शन को रेस करूंगा नॉट फाउंड के एक्सेप्शन, सबसे पहले वो उधर जाएगा, उसके बाद उसको चेक किया जाएगा क्या एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बोलेगा हाँ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो फौरन बेसिकली इस फंक्शन को चला देगा। इस फंक्शन को चलाएगा ना, सबसे पहले जो रिक्वेस्ट होगी ना वो मेरे पास इधर आ जाएगी। रिक्वेस्ट में जाहिर सी बात है अभी तो कुछ नहीं आएगा। रिक्वेस्ट में अगर मैं बात करूं अभी मेरी क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट में, तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि रिक्वेस्ट किस बेस पे देगा, एक एरर की बेस पे रिक्वेस्ट देगा ना कि यार मैं एक एरर को रेस कराने जा रहा हूँ, तो वो एक एरर की रिक्वेस्ट देगा, तो मैं उस रिक्वेस्ट का तो कुछ नहीं कर सकता ना, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, एक रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, दो पैरामीटर्स मेरे पास आते हैं ना इधर, एक तो रिक्वेस्ट आती है मेरे पास और दूसरी मेरे पास बेसिकली जो मैं क्लास को कॉल कराता हूँ ना, जो मेरी एक्सेप्शन होती है वो मेरे पास आती है, ठीक है। दो चीजें आती हैं, एक तो मेरी वो आती है बेसिकली जो मेरी क्या बोलते हैं क्लास होती है ना, ठीक है, जो मेरी क्लास में कॉल कराता हूँ ना वो मेरे पास आती है, सही है। और दूसरा मेरे क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट आती है, पहला आता है मेरे रिक्वेस्ट आती है और दूसरी बेसिकली जो मैंने एक्सेप्शन रेस कराई होती है ना, वाली क्लास मेरे पास उठ के आ जाती है, ठीक है। तो उस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ एक्सेप्शन के नाम से ना, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये एक्सेप्शन जो मेरी है ये नॉट फाउंड एक्सेप्शन के, इस डेकोरेटर का फायदा जब भी होगा जब आपने मिसाल के तौर पे इस नॉट फाउंड एरर, इस एक्सेप्शन का फायदा जब भी होगा जब आपने इस नॉट फाउंड एक्सेप्शन को इसके पैरामीटर के अंदर रखा होगा, अदरवाइज वो कभी भी इस डेकोरेटर को चलाएगा ही नहीं। उसको पता ही नहीं होगा कि यार इस तरह की कोई एक्सेप्शन इस तरह की कोई एक्सेप्शन मेरे हैंडलर के अंदर इस्तेमाल की गई है। अगर इस्तेमाल ही नहीं की गई, यानी रखा ही नहीं किया उस तरह की एक्सेप्शन को, तो वो कभी भी डेकोरेटर को कॉल नहीं करेगा। और अगर आपकी डेकोरेटर कॉल नहीं होगा तो आपका मैसेज ही नहीं प्रोवाइड होगा, तो आपका कोई काम ही नहीं, उससे एरर रेज हो जाएगा। और जो आप मैसेज शो कराना चाह रहे हो, जो आप रिटर्न कराना चाह रहे हो ना, वो आपका कभी भी नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो ये आपका काम है असल ना, एरर रेस तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन असल में जो आपका मकसद था ना कि आपको यूजर को मैसेज शो कराना था, उसको कोड शो कराना था, तो वो आपका नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो ठीक है, नॉट फाउंड एक्सेप्शन मेरे पास इधर आ जाएगी। अब इस एक्सेप्शन के अंदर बेसिकली मेरे पास क्या आ रहा होगा, वो जो मैंने क्या बोलते हैं क्या आ रहा होगा मेरे पास, इस एक्सेप्शन के अंदर बेसिकली जो मेरा इनिशियलाइजर रहता ना, कंस्ट्रक्टर जो था, वो मेरे पास आ रहा होगा ना एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन के अंदर, ठीक है, नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। अब ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक काम करता हूँ इधर मैं, अब मुझे क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स भेजना है ना उसको। अब रिस्पॉन्स जाहिर सी बात है मैं इसको ऐसे तो करके नहीं भेज सकता ना कि मैं उसको एक डिक्शनरी बना के मैं उसको सीधी सीधी रिस्पॉन्स भेज दूं कि यार मेरे पास क्या बोलते हैं डिक्शनरी चली जाएगी। अब जाहिर सी बात है कोई एरर रेस कराना होगा ना, कोई कोड शो कराना होगा, तो इसी तरीके से ना मैं उसको क्या बोलते हैं फास्ट वे हमें ना कुछ प्रोवाइड करता है जेसन रिस्पॉन्स ना। जेसन रिस्पॉन्स जाहिर सी बात है इंपोर्ट कराना पड़ेगा मुझे फास्ट एपीआई से, जेसन रिस्पॉन्स करके फास्ट एपीआई डॉट, एक मिनट देख लेता हूँ।
कुछ याद आ रहा है फास्ट एपीआई डॉट रिस्पॉन्स ऐसा कुछ था। अच्छा, फ्रॉम फ्रॉम फास्ट फास्ट एपीआई डॉट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सेस। इंपोर्ट जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है। और एक और चीज़ भी ये है कि मुझे एक और चीज़ मंगवानी है इधर से ना, फ्रॉम फास्ट एपीआई डॉट रिक्वेस्ट। ठीक है, और मुझे रिक्वेस्ट मंगवानी है, ठीक, ताकि मैं इस रिक्वेस्ट को बेसिकली खास कर सकूं कि मेरी जो रिक्वेस्ट जो आ रही है ना वो इसी के साथ आ रही है ना, मैं इसकी टाइप देनी है बस ना। ठीक है, ये मेरी हो गई ना। अब मैंने आपको बताया ये नॉट फाउंड का एक्सेप्शन रेज है। अब मुझे क्या जेसन का रिस्पॉन्स भेजना है ना, रिस्पॉन्स भेजना है, तो मुझे इसको रिस्पॉन्स को मैंने भेज दिया। ठीक है, सबसे पहले तो कंटेंट आएगा, मैं क्या कंटेंट भेजना चाह रहा हूँ, आपको इधर दिख रहा होगा कंटेंट। ठीक है, और स्टेटस कोड भी आएगा। ठीक है, और कुछ हेडर्स भी आ सकते हैं। अभी मैं सिर्फ क्या बोलते हैं इसको स्टेटस कोड में दे देता हूँ। स्टेटस कोड अगर मैं कहूँ नॉट फाउंड का स्टेटस कोड 400 होना चाहिए ना, तो ठीक है। और मेरा कंटेंट आ जाएगा, कंटेंट में इसको इधर नॉट से फाउंड का 404 होता है। हम्म, ठीक है भाई, कर देता। ठीक है, 404 हो गया। ठीक है, अच्छा, कंटेंट के अंदर मैं बेसिकली असल में जो कंटेंट बताऊंगा ना, जो मुझे रिटर्न कराना होगा ना, वो असल में कंटेंट होगा ना, तो जाहिर सी बात है रिटर्न भी करा देता। थोड़ा सा फीका कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक दफा कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, असल में जो कंटेंट होगा ना वो बेसिकली शो होगा ना, तो कंटेंट के अंदर अभी हम लिख लेते हैं जो क्या बोलते हैं, क्या लिखना चाहिए मुझे। सबसे पहले तो ये कि सीधा सीधा हम एक इसको बोल देते हैं नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी तक सब कुछ आसान चल रहा है। एक्सेप्शन के अंदर मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ कि इसको एफिस्टिंग करते हैं। एक्सेप्शन एक्सेप्शन डॉट नॉट फाउंड। ये जो नॉट फाउंड है ना, बेसिकली ये वही है जो मैंने क्या बोलते हैं वेरिएबल मैंने इधर बनाया ना। ठीक है, ये वेरिएबल मैंने आपको बताया था जब मेरा इनिशियलाइजर कॉल होता है, तो मेरे जो मेरा इनिशियलाइजर कॉल होता है ना जब मैं क्लास को कॉल कराता हूँ, और मेरे इस इनिशियलाइजर का जो वेरिएबल है ना वो ये रहा नॉट फाउंड ना। तो मैंने इस वेरिएबल को, अभी क्विज है ना, तो मैंने इस क्विज को मैंने बना बुला लिया, कहाँ पे बुला लिया, अपना राउट के अंदर। और इधर मैंने कह दिया यूजर नॉट फाउंड, और इधर मैंने कह दिया एक्सेप्शन डॉट नॉट फाउंड। अभी एक्सेप्शन डॉट नॉट फाउंड मैंने क्या बोलते हैं स्टैटिक रखा हुआ है, क्विज रखा हुआ है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं शुरू में ले जाता हूँ। ठीक है, और यूजर को इधर से रिमूव कर देता हूँ। तो अभी जो अगर मैं एरर को रेस कराऊंगा ना, जैसे ही मैं मिसाल के तौर पे होगा क्या, जैसे ही मैं नॉट फाउंड की एक्सेप्शन रेस कराऊंगा, ठीक है, तो होगा सबसे पहले ये कि इसका इनिशियलाइजर तो जाहिर सी बात है कॉल हो जाएगा, तो वो जाएगा वो चेक करेगा यार कोई नॉट फाउंड की एक्सेप्शन कोई हैंडलर के तौर पे इस्तेमाल हुई है आपके एक्सेप्शन हैंडलर में ना। बोलेगा हाँ यार ये रही, तो वो फौरन ना इस नॉट फाउंड के एरर को इस डेकोरेटर को कॉल करा देगा। पहले पैरामीटर में मुझे रिक्वेस्ट मिल जाएगी, दूसरे पैरामीटर में जो मैंने एक्सेप्शन रेस कराई थी ना वो मुझे मिल जाएगी एक्सेप्शन। ठीक है, मैंने सिर्फ उधर इसकी टाइप बताई है और कुछ नहीं बताया। ठीक है, सिर्फ टाइप बताइए, टाइप का कोई फायदा तो जब मैं क्या बोलते हैं रेस कराऊंगा नॉट फाउंड के एक्सेप्शन को, तो मैंने बताया कि इसका हैंडलर कॉल हो जाएगा नॉट फाउंड का। ठीक है, और क्या करेगा वो बेसिकली रिटर्न करा देगा जेसन रिस्पॉन्स, और स्टेटस कोड हमारा हो जाएगा 404। ठीक है, और जो कंटेंट जो हमारा रिटर्न होगा ना बेसिकली वो ये होगा एक्सेप्शन डॉट नॉट फाउंड। अभी एक्सेप्शन डॉट नॉट फाउंड में क्या है कोई बताया मुझे। एक्सेप्शन नॉट फाउंड में जो पीछे आपने जो फंक्शन कॉल किया जिसका क्विज है। इनिशियलाइजर, हाँ क्विज, ये क्विज आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो क्विज हमारे पास इधर आ जाएगा, आएगा क्विज नॉट फाउंड। ठीक है, तो हम एक्सेप्शन को रेस कराते हैं और चेक करते हैं कि हमने कोड ठीक करा या नहीं करा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये कि एक राउट बना लेते हैं सिंपल सा ना, जल्दी जल्दी से। ऐप डॉट गेट, ठीक है, गेट का राउट है। ठीक है, और स्लैश एपीआई स्लैश, मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ, गेट यूजर। ठीक है, और एक डेफ कॉल होगा, ठीक है, गेट यूजर के नाम से, और मुझे वो एक यूजर प्रोवाइड कर देगा स्ट्रिंग के तौर पर। या मैं उसको क्या कह सकता हूँ, चलिए ठीक है अभी यूजर कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ इफ यूजर इक्वल टू बिलाल। ठीक है, तो आप क्या करना, आप ब्रेस करा देना नॉट फाउंड एक्सेप्शन। देख रहे हैं इधर खुद ब खुद आ गया नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आ गया। तो ये वो मेरा ही है, क्योंकि आपने मैप किया हुआ है ना, तो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, राइट। बिल्कुल ऐसे नॉट फाउंड एक्सेप्शन को मैंने कराया। और अभी ये कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि भाईजान मैंने ना इनिशियलाइजर के अंदर ना
इनिशियलाइजर के अंदर कोई भी मैंने पैरामीटर नहीं लिया, मैंने ये सेल्फ ना बेसिकली इसके अंदर अपने क्या बोलते हैं वेरिएबल्स बनाने की पावर देता है। अगर आपको इसको वेरिएबल्स देने हैं ना तो आप दे सकते हो इधर आगे ना, ठीक है। सेल्फ बेसिकली इसके अपने वेरिएबल्स बनाने के लिए हर इनिशियलाइजर के अंदर कॉल होता है ना, ठीक है। नहीं, तो मैंने इसमें कहा ये होता है, इसमें सेल्फ अगर आपने लिख दिया है, राइट, तो जैसा मैं रिकॉल कर रहा हूँ, सेल्फ लिखने से ये होता है कि जितनी भी नीचे इन्फॉर्मेशन है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं विद इन दैट फंक्शन, राइट, एग्रीडिंग माय पॉइंट। अ, जितने भी आप फंक्शन लोकली, लिखे हैं। यानी उसी फंक्शन में जितने वेरिएबल हैं उसको आप सेल्फ डॉट उस वेरिएबल का नाम करके एक्सेस कर सकते हैं, इसको ये फीचर देता है। आपकी बात समझ में नहीं है, वापसी कहें। चलें चलें, प्रोसीड करें, नहीं नहीं, दैट्स बताएं फाइन। तो बताएं तो। मैं कह रहा हूँ, देखिए ये जो सेल्फ लिखा हुआ है ना आपने, ये इनिट के साथ सेल्फ जो लिखा हुआ है, उसकी ब्यूटी ये होती है कि नीचे जितनी इंफॉर्मेशन है ना वो एक्सेसिबल हो जाती है। यानी मिसाल के तौर पे जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे कहीं पे, लेट्स से कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन को, तो उसकी जितनी नीचे वैल्यूज या वेरिएबल्स होंगे आप सेल्फ डॉट करके उसे एक्सेस कर सकेंगे। तो ये इसका बेसिकली पर्पज होता है। नहीं नहीं, तो ये सेल्फ तो बेसिकली सिर्फ एक इसका इन्वायरमेंट दे देता है ना, इस इनिशियलाइजर का इन्वायरमेंट दे दिया। और मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई भी वेरिएबल्स बनाने ना, तो आप अभी नॉट फाउंड का मैं वेरिएबल बना रहा हूँ ना, तो जब मैं इनिशियलाइजर को कॉल करूंगा ना तो मुझे इनिशियलाइजर का एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा, जैसे हमने टैब स्क्रिप्ट पाइथन में देखा था ना क्लासेस के अंदर। तो मैं जी अगर जी। उसके अंदर जितने भी मेरे वेरिएबल्स होंगे ना, अगर वो वेरिएबल्स मेरे सेल्फ डॉट करके लिखे हुए होंगे ना तो ही मुझे मिलेंगे, अदरवाइज वो मुझे क्लासेस के मैं वेरिएबल से अलॉग कर देगा। और मैं यही दूसरे अल्फाज में यही कह रहा था जो आप कह रहे हैं। चलें ठीक है, ठीक। सॉरी, प्रोसीड करें, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोलते हैं, चेक करते हैं और हमारा देख लेते हैं। क्विज हमने रखवाया हुआ है ना उधर, तो यूजर कर लेते हैं ना उसको, एक्सेप्शन के अंदर इसको हम यूजर कर लेते हैं, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हम अभी क्या बोलते हैं क्विज रख देते हैं, अभी ऐसे सिंपल। तो इस राउट को जल्दी से कॉल कराते हैं और चेक करते हैं हमारे एरर्स कैसे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ठीक लेगा सब कुछ, और चलें चेक कर लेते हैं। क्विटी रन यूवी कॉन, ठीक है। क्विज बैकएंड डॉट, और हमारा क्या है राउट कॉलन ऐप माइनस माइनस पोर्ट 8000 माइनस माइनस रीलोड, ठीक है। ये हमारा वाला राउट हो गया, और डॉक्स के अंदर आ जाता है ना, डॉक्स के अंदर डायरेक्ट गेट यूजर, ठीक है। अच्छा, तो इस यूजर को बिलाल करते हैं सबसे पहले, तो बिलाल नहीं इसके अलावा करते हैं ना, हमजा करते हैं। यूजर हैज फाउंड, ठीक है। और अगर मैंने करा बिलाल तो यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। और एक्सेप्शन हमारी क्या आ रही है, यूजर नॉट फाउंड की एक्सेप्शन आ रही है, और 404 का हमारा एरर आ गया। और अगर मैं इधर आके चेक करूँ ना, नहीं इसमें, तो इधर मुझे ये भी मिल रहा है, ठीक है। नॉट फाउंड एक्सेप्शन और 404 का एरर, और क्या बोलते हैं बाकायदा से। अब मुझे क्या करना है, मैं इस यूजर को अभी देखें, अभी मैं डायनेमिक नहीं कर पा रहा ना, सिर्फ यूजर ही करूंगा क्या, यूजर ही नॉट फाउंड हो सकता है, तो मुझे डायनेमिक करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इधर आके एक काम कर लूंगा, मैं बोलूंगा यार जब इनिशियलाइजर कॉल होगा ना तो मैं उससे एक वेरिएबल लूंगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी इधर नहीं, इधर जब मैं इनिशियलाइजर लूंगा तो मैं उससे ना एक वेरिएबल लूंगा, इनिशियलाइजर को जब मैं कॉल करूंगा एक वेरिएबल लूंगा, तो उसका मैं नाम रख देता हूँ अभी के लिए आर्गुमेंट्स नाम रख देता हूँ, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो या तो डिक्शनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मुझे सिर्फ उसको ना इधर लेना है, ठीक है। डिक्शनरी भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, कोई एरे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए, अब मिसाल के तौर पर मैं क्या इसको इधर ये बताऊंगा कि यार स्ट्रिंग भी हो सकता है, और ऑप्शनल करके बताता रहूंगा स्ट्रिंग, इंटीजर, नन। तो हमारे पास एक तरीके की फैसिलिटी है हमारे पास ऑब्जेक्ट की ना। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपने क्या बोलते हैं पाइथन पढ़ी हुई हो, मैंने क्या बताया था। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होती है, वो बेसिकली एक ना सब की एक तरीके से सारी टाइप्स ना उसके ऊपर रैपर होकर इस्तेमाल होती है ना ऑब्जेक्ट। जो भी आप कॉल करते हैं ना, हर टाइप आपकी इनहेरिट होके मिल रही होती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट्स मेरे पास आएंगे, अब वो कुछ भी हो सकता है आर्गुमेंट्स, और मैं उस आर्गुमेंट को ना बेसिकली इधर दिखा दूँ।
जब मैं आर्गुमेंट्स को कॉल करूंगा, ठीक है, जब मैं उसको कॉल करूंगा, मैं कॉल करता हूँ ना अभी राउट को, मैंने कॉल करा नॉट फाउंड एक्सेप्शन को, ठीक है। अब ये क्या ले रहा है, ये ले रहा है एक आर्गुमेंट्स, ठीक है, इधर आर्गुमेंट दिख गया। अब मैं इसको इधर प्रोवाइड कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, मुझे ये नहीं दिख रहा एरर क्यों नहीं दे रहा, एरर देता तो है वैसे, देख लेता, ठीक है, नहीं दे रहा। लेकिन क्या बोलते हैं इधर मुझे अब इधर एक आर्गुमेंट पास करना है। अभी क्या देखें, अभी क्या बोलते हैं यूजर नॉट फाउंड आ रहा है ना, तो मैं इसको इधर क्या कह देता हूँ, यूजर दे देता हूँ इधर ना। तो मैं इसको ऐसे करके मैंने लिया यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। अब होगा ये कि यूजर मेरा जाएगा और जैसे मैं इसको कॉल करूंगा ना, यूजर खुद ब खुद जाएगा इसके पास, और इधर मेरा क्या बोलते हैं और यूजर आ जाएगा, और इसका जो वेरिएबल है ना नॉट फाउंड, ये खास हो जाएगा, इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा इस आर्गुमेंट्स के साथ ना, ठीक है। इसके अंदर आर्गुमेंट्स की जो वैल्यू होगी ना वो इसके अंदर रख दी जाएगी नॉट फाउंड। अब मैंने नॉट फाउंड को कॉल कहाँ कराया हुआ है, मैंने कॉल कराया हुआ है बेसिकली जब मैंने इसके एक्सेप्शन को कॉल कराया ना, नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट नॉट फाउंड। तो नॉट फाउंड जो कॉल होगा ना, जो मैंने इधर से पास करा होगा ना यूजर, बेसिकली उधर से जाके और फिर वो इधर आ जाएगा, और फिर इधर आ जाएगा यूजर नॉट फाउंड। चेक कर लेते हैं कि वो चला गया। बिलाल ही रखना है, पहले इसको हटाते हैं, बिल्ला करते हैं, ठीक है, यूजर फाउंड, और क्या बोलते हैं बिलाल करते हैं, तो फिर हमारा क्या बोलते हैं यूजर नॉट फाउंड। तो इस तरीके से हमारे डायनेमिक हम इसी तरीके से काम करेंगे। और जहाँ पे अब हम और बनाते रहेंगे क्लासेस, अभी नॉट फाउंड की बनाई है, अभी क्या बोलते हैं और बना लेंगे, और फिर नॉट फाउंड के अलावा और भी बनाते रहेंगे। तो अब आप ये काम करिएगा, मैं तो अभी तक इस कोड को इतना ही रख रहा हूँ ना, ठीक है। आपने क्या काम करना है, सब ने ना जो भी है ना, ये काम करना है, आपने नॉट फाउंड की बनाई है ना मैंने, इसी तरीके से आपने बनानी है इनवैलिड इनपुट की, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन की, दोनों की आपने सिर्फ ऐसे ही बनानी है, बिल्कुल ऐसे ही ना, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। एक्सेप्शन अंडर ऐसे यूज होगा, सब कुछ ऐसे ही होगा। मैसेज आप चेंज करा दीजिएगा, जो आपको अच्छा मैसेज लग रहा हो ना, जो आपको इनवैलिड इनपुट की बेस पे जो आपको मैसेज सही लग रहा हो, जो आपको यूजर को रेस कराना हो ना, तो वो आप इधर रख दिएगा। और डायनेमिक होना चाहिए, जैसे नॉट फाउंड इधर आ रहा है ना, वैसे ही उसका भी इधर क्या बोलते हैं कि ऐसे करके इधर से आ रहा है, जैसे मैंने करा हुआ है ना, ठीक है। सारा कोड मैंने आपको बता दिया कि आर्गुमेंट्स उसके इधर से आ रहे हैं, इसके टाइप मैंने ऐसी क्यों रखी है, और ये ऐसे काम होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तीनों आपने ना इधर बनाने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बोलते हैं काम हो जाएगा।